गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ चाल? ਵਧੀਆ सारे जी एकदम। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। बच्चा कह रहा है सर आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। आप मुझे अपनी दुआओं में इतना, आप मुझे इतना प्यार करते हो, बताओ फिर क्या दिक्कत है मुझे? बस अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना, जब भी भगवान से प्रार्थना करो ना, हमेशा ये भी बोल दिया करो विवेक सर तंदुरुस्त रहें। मैं भी हमेशा बोलता हूँ मेरी फैमिली तंदुरुस्त रहे, मेरी फैमिली के मतलब जितने मेरे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, मतलब सबको भगवान सही रखे बस। और एक बात और ध्यान देना जी, कोविड की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ रही है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जरूरत हो तो बाहर निकलना, नहीं तो बाहर मत निकलना। सर आपके एग्जाम है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपकी आप बिना बात के बाहर निकलोगे, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी रिस्क पे आती है। तो प्लीज मेरी पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो। और दिन में गर्म पानी पियो, एक दो बार नींबू पानी पियो, जितना हो सके ठंडी चीजें खानी एक बार बंद कर दो। एक बच्चा कह रहा है मैं तो पता है मैं कल आइसक्रीम खा के आया था। नालायक है वो बच्चा, नालायक। एक बात मैं सोच के बताओ, थोड़े दिन वेट कर लो। सर केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता, कई जगह हालात बहुत खराब हैं, बहुत खराब हालात हैं। तो कम से कम हम अपनी लाइफ रिस्क पे तो ना लेना। तो मैं पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। बच्चे कह रहे हैं सर आप भी ध्यान रखना। मैं तो ध्यान रखूंगा, आपकी अगर दुआओं में मैं हूं, आप अगर मुझे दुआओं में लेके चलोगे सर, मुझे क्या होगा? मैं भी आपको दुआ में लेके चलूंगा, आप भी दुआ में लेके चलो, बस दोनों काम करेंगे, तंदुरुस्त तंदुरुस्त रहेंगे एकदम। ठीक है नहीं? कमिटमेंट कर रहे हो? बिना बात के बेकार की चीजें नहीं खाओगे, अपना ध्यान रखोगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखोगे, बस ये बात ध्यान देना। मुझे किसी बच्चे की भी तबीयत खराब नहीं चाहिए, मुझे किसी बच्चे की तबीयत खराब नहीं चाहिए। अगर होगी जल्दी से जल्दी सही होना है, जल्दी सही होना है, और हिम्मत नहीं हारनी सर, कॉन्फिडेंस लेके चलना है कि हम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे 3-4 दिन के अंदर। अगर बाई चांस प्रॉब्लम होती है, मैं भगवान से दुआ करूंगा वैसे किसी को प्रॉब्लम हो ना, बट अगर बाई चांस किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है, टेंशन मत लो सर। ये टाइम भी गुजर रहा है, गुजर जाएगा, और बहुत बढ़िया गुजर जाएगा। बस आपने अपना जितना अपने से कर सकते हो ना, उतना अपने ध्यान रखना है बस। जितना हम कर सकते हैं कम से कम वो तो हम ध्यान रख के चलें। पक्का पक्का ध्यान रखोगे अपना और अपनी फैमिली का? चलो जी, इधर सुना ध्यान से। लो जी, इधर देखो ध्यान से। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर, आज मेरे ख्याल से 6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अब देखो मैं कई बच्चों के यहाँ पे नाम लिख के लाया हूँ, दिख रहे हैं आपको? बट सारे बच्चों के नाम नहीं लिख के लाया, तो पहले मैं सॉरी मांग लेता हूँ उन बच्चों से जिनके नाम आज मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि सर चार साढ़े साढ़े 400 बच्चे थे जिन्होंने आंसर दिए, और मैं इतना खुश हूं आज, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपने वाक्य ही ना ये प्रूफ कर दिया कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है। मैंने एक बार कहा था कि हर बच्चा मुझे आंसर देगा, आपने लाइनें बना दी वहां पे। मतलब इतने सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे, मैं देख के हैरान रह गया। बट कई नालायक बच्चे ऐसे हैं, उनको मैं नालायक नहीं बोलता, हमारी फैमिली के हीरे बच्चे हैं, हीरे, जिनको टैक्स निकालना नहीं अभी तक आ रहा। उन्होंने कई क्वेश्चंस में गलतियां की हैं, उनके नाम भी बोलूंगा ताकि अगली क्लास में उनको लगे कि हमें सही करना है। तो जिनके आंसर आज सही हैं, जो मैंने कल लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे, जिनके सही हैं उनके नाम भी बोल रहा हूँ, जिनके गलत हैं कुछ बच्चों के वो भी नाम बोल रहा हूँ। अब वो आंसर निकले कैसे हैं फटाफट से बताऊंगा जी। और आज हम करेंगे 115 बीएससी जो है उसके आज हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज हमें चैप्टर नंबर 1 के ना जितने बैलेंस प्रोविजन है, आज हम सिर्फ प्रोविजन रिवाइज करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, मैं संडे को डाउट सेशन नहीं लूंगा, इस संडे को मैं क्वेश्चन कराऊंगा जी। क्योंकि आज हमारा वैसे एज पर शेड्यूल लास्ट सेशन था रिवीजन का, बट आज हमारा खत्म नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। आज हम चैप्टर नंबर 1 के सारे प्रोविजन रिवाइज कर लेंगे। संडे को फिर मैं क्या करूंगा, चैप्टर नंबर 1 के जितने क्वेश्चन होंगे ना, वो अमेंडमेंट बेस वाले होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम संडे को शाम को 7 बजे। तो संडे को डाउट सेशन नहीं होगा। संडे को हमारी चैप्टर नंबर 1 के जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, वो सारे हम संडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है? और उसका पीडीएफ जो होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे संडे को सुबह डाल दूंगा, अपने आप पीडीएफ रख लेना। जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा उसके बेस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करें क्लास? पक्का पक्का? लो जी, इधर देखो ध्यान से, अब बुला लो सारे बच्चों को, फटाफट से बुलाओ जी। मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूं जिनके आंसर सही हैं जी। पहले मैं नाम ले रहा हूं जिनके आंसर सही हैं। सबसे पहला बच्चा है जूली कुमारी, सिद्धि, अपूर्वो घोष, पूजा, अनिश, शिवानी, भुवन, दीपशिखा, नीलम, जानवी, अंकिता, सुबोध, प्रखर, तृप्ति। उसके बाद फिर है सार्थक, सक्षम, साजिद, प्राप्ति, जानवी, योगिता, आयुष, आयुषी, ज्योति, सीमा, प्रियंका, रिया। ये सब बच्चों के नाम हैं जिनके आंसर सही हैं। और भी कई सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, टेंशन मत लो, आपका दिल से मैंने नाम लिया, बुरा मत मानना। देखो बुरा मत मानना यार प्लीज यार, बहुत 400-450 बच्चे हैं, मैं सबके नाम कैसे ले लेता? जो मेरे को फटाफट से ऊपर ऊपर दिखे मैंने कई बच्चों के लिख लिए। अगली क्लास में मैं ना पक्का कमिटमेंट कर रहा हूं, अगली क्लास में इनके नहीं लूंगा, आप सबके लूंगा पक्का।
जिनके नाम मैंने अब लिख लिए हैं उनके नहीं लूंगा। बच्चा कह रहा है फिर हम आंसर नहीं भेजेंगे, क्या पता मैं आपके भी दोबारा ले लूं। ये बेकार की बातें मत करना। और जो कई नालायक बच्चे हैं जिनके आंसर गलत हैं, एक तो नेहा शिंदे, रौनक, अदिति, गायत्री, जानवी पाल और अंजलि रस्तोगी, ये कई नालायक बच्चे हैं जिनके आंसर ही गलत हैं, उनको टैक्स निकालना अभी तक नहीं आ रहा। ये बहुत बहुत बेकार बात है सर, ये अच्छी बात नहीं अगर आपका टैक्स निकालना नहीं आ रहा। अब चेक करना गलती हुई कहां पे है, इधर देखो ध्यान से जी। आओ जी एक बार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मिस्टर ए है, इंडिया का रेजिडेंट है, एज आपकी 55 साल है, टोटल इनकम आपकी है 5 करोड़ 2 लाख रुपए, आपको फाइनल टैक्स निकालना है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो जो भी आपका टैक्स निकल के आएगा उस केस में आपका 37% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। और याद करो मैंने कहा था कंपैरिजन किससे करेंगे, 5 करोड़ से करेंगे। तो अगर कंपैरिजन 5 करोड़ से करेंगे उस केस में टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगी वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इधर देखो ध्यान से, एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है जी। अब अगर इनकम मेरी 5 करोड़ 2 लाख रुपए है ना, सबसे पहले टैक्स कितना निकल के आएगा, टैक्स आएगा 1 करोड़ 48 लाख 72 हजार 500 रुपए, ये टैक्स निकल के आएगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर ये टैक्स आपने निकाला कैसे है, चेक करो एज आपकी 55 साल है। अगर एज 55 साल है, एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी 2.5 लाख वाली। अगर 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, और अगर इनकम 10 लाख से ऊपर उसका क्या लगेगा, 30% लगेगा। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जितनी इनकम 5 करोड़ 2 लाख है, 10 लाख से जो इनकम ऊपर होगी ना उसका लगा दो 30%, और इनकम 10 लाख तक होगी 1,12,500, आपका फाइनल टैक्स आएगा इतना। ये आप सबने निकाल लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो टैक्स आएगा उसमें 37% सरचार्ज आ गया। अब जो ये टैक्स है ना इसका 37% सरचार्ज लगा दो, टैक्स प्लस सरचार्ज आपका ये निकल के आ गया। अब बच्चा कह रहा है सर मेरा तो ये निकल के ही नहीं आ रहा। अब सर इसमें मैं टाइम ज्यादा नहीं लगा सकता क्योंकि ये मैंने बहुत टाइम लगा दिया, टैक्स निकालना आपको आता है, मैंने निकालना सिखाया भी था, सब कुछ बातें मैंने सिखाई थी। और रिवीजन क्लास के अंदर, रेगुलर बैच में तो डिटेल में हमने किया था, रिवीजन क्लास के अंदर भी लास्ट 3 क्लास में ये सारी बातें मैंने आपको सिखाई है। तो जिनका नहीं आ रहा प्लीज एक बार चेक करो क्यों नहीं आ रहा, गलती कहां पे हो रही है। टैक्स आपका इतना आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स आएगा 1 करोड़ 48 लाख 72 हजार 500, प्लस में 37% सरचार्ज करोगे, टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। अब मैंने कहा था कि जब टैक्स प्लस सरचार्ज होगा ना यहां पे आके रुक जाओगे। फिर इमेजिन करो अगर मेरे क्लाइंट की इनकम 5 करोड़ होती तो क्या होता। अब अगर 5 करोड़ है तो 10 लाख से कितनी ज्यादा है, 4 करोड़ 90 लाख। तो 4 करोड़ 90 लाख का 30% प्लस में 1,12,500, 1 करोड़ 48 लाख 12 हजार 500, ये टैक्स निकल के आएगा। 1 करोड़ 48 लाख 12 हजार 500 रुपए, ये टैक्स निकल के आएगा। अब अगर इनकम 5 करोड़ होगी तो 25% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। आपने लगा दिया 25% सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, हर बच्चा मुझे आंसर देगा जी। अगर इनकम 5 करोड़ रुपए है, टैक्स आ रहा है इतना। अगर इनकम 5 करोड़ 2 लाख रुपए है, टैक्स आ रहा है इतना। मेरे क्लाइंट को अपनी जेब से कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है जी, आपका देना पड़ रहा है 18,59,700। जबकि इनकम बढ़ाई है 2 लाख से तो 16,59,700 रुपए का मिलेगा एमआर। तो मेरे ख्याल से पूरी फैमिली का सही है। एक बार चैट बुक्स भर जाना चाहिए, इतना भर जाए कि जो नए बच्चे आए ना वो कहें भाई साहब चल क्या रहा है। मतलब उनको पता लगना चाहिए कि भाई साहब रिवीजन चल रही है, क्योंकि कुछ बच्चे में भी नए होंगे, वो पहली 2 क्लास में नहीं आए होंगे। मैं उन्हें दोबारा बोलूंगा पहले वो क्लास देख लेना, फिर ये क्लास समझ में आएगी। अब मुझे फटाफट से बोल दो किन किन बच्चों को ये एमआर आ रहा है, सेम एमआर आ रहा है जी। अब इस एमआर को आप इस टैक्स में से माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो टैक्स आएगा उसमें 4% सेस ऐड करोगे, फाइनल आएगा 1 करोड़ 94 लाख 64 हजार 250 रुपए, ये आपका फाइनल टैक्स निकल के आएगा। तो नेहा शिंदे, रौनक, अदिति, उसके बाद फिर गायत्री है, जानवी पाल है, अंजलि रस्तोगी है। एक बार चेक करो आपके आंसर में गलती कहां हुई है, ठीक है। और जिन बच्चों को मैंने नाम लिया गलती के अंदर, डिमोटिवेट मत होना, मोटिवेट होना कि अगली बार हमें गलती नहीं करनी। ये मोटिवेशन के लिए नाम लिया मैंने, सबका ध्यान रखना, ठीक है जी। उसके बाद चेक करो जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा, रेजिडेंट है, एज आपकी 62 साल है। अब बहुत ध्यान से, अगर एज आपकी 60 साल या उससे ऊपर होगी, एग्जाम्पशन लिमिट आपकी 3 लाख वाली एप्लीकेबल होगी। एग्जाम्पशन लिमिट एप्लीकेबल क्या होगी, 3 लाख वाली एप्लीकेबल होगी। इनकम है 1 करोड़ 6 लाख। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर इनकम आपकी 1 करोड़ 6 लाख रुपए है तो आपका टैक्स कितना आएगा, टैक्स आएगा 29,90,000। एक बच्चा कहता सर 2 मिनट रुक के ये तो बता दो ये टैक्स कैसे आएगा। मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, अगर इनकम 1 करोड़ 6 लाख है, 10 लाख से कितनी ज्यादा है, 96 लाख, उसका लगा दो 30%, और 10 लाख तक कितना आएगा, 1,10,000।
1,10,000। देखो नेहा कहती कहती यार अभी तो सर कह रहे थे कि 10 लाख तक 1,12,500 आता है, अब कह रहे हैं 1,10,000 आता है। तो दूसरा बच्चा बोलता नालायक, वो तब आता है जब इनकम 60 साल से कम हो। यहाँ पे एज कितनी है? 62। और अगर एज आपकी 62 होगी तो अगर आप चेक करोगे 10 लाख तक टैक्स आएगा 1,10,000। तो जो आपका टैक्स आ रहा है इसमें 1,10,000 ऐड कर दोगे तो 29,90,000 पे टैक्स निकल के आ गया। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगी सरचार्ज क्या लगेगा जी? 15% लगेगा, 15% सरचार्ज आ गया। अब टैक्स प्लस सरचार्ज हो गया 34,38,500 रुपए, ये टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। इमेजिन करो, फटाफट से इमेजिन करो, अगर मेरे क्लाइंट की इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता? जल्दी बताओ जी, अगर मेरे क्लाइंट की इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता? टैक्स आता 28,10,000। सर 28,10,000 कैसे आता? अगर इनकम 1 करोड़ है, 10 लाख से ज्यादा कितनी है? 90 लाख, उसका 30% कितना आ गया? 27 लाख, प्लस में 1,10,000 पे 28,10,000 पे टैक्स आ गया। क्या सरचार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। इधर रुको एक मिनट, मैं वीडियो बंद करके चला जाऊंगा, अभी रिवीजन क्लास बंद करके जाऊंगा सर। क्यों नहीं लगेगा सर? अगर इनकम 1 करोड़ है सरचार्ज लगेगा 10%, क्योंकि 50 लाख के बाद सरचार्ज है। बच्चा कहता हाँ हाँ लगेगा, 10% लगेगा। अब जो टैक्स आएगा उसका 10% सरचार्ज, ये टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। अब सोच समझ के बोलना, अगर इनकम 1 करोड़ रुपए है टैक्स आ रहा है इतना, अगर इनकम 1 करोड़ 6 लाख रुपए है टैक्स आ रहा है इतना, तो मेरे क्लाइंट को अपनी जेब से एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 3,47,500। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, कमाल कर देना आज, इतिहास रच देना। टैक्स बढ़ रहा है 3,47,500 से, इनकम कितने से बढ़ाई है? 6 लाख से। सोच समझ के बोलना, इनकम ज्यादा है या टैक्स ज्यादा है? सोच के बोलो, इनकम इंक्रीमेंट ज्यादा है या टैक्स इंक्रीमेंट ज्यादा है? सर इनकम इंक्रीमेंट ज्यादा है। और याद करो मैंने कल भी कहा था कि जहां सरचार्ज होगा हर केस में एमआर होगा, ऐसा नहीं है। लाइन बोलो लास्ट क्लास वाली, लास्ट रिवीजन क्लास वाली लाइन बोलो, जहां सरचार्ज होगा वहां एमआर होगा, ऐसा नहीं है। जहां सरचार्ज लगने की वजह से हार्डशिप होगी उस केस में एमआर होगा। तो मेरा पूरी क्लास मेरा साथ देके बोलेगी क्या इस केस में टैक्स ज्यादा है इनकम ज्यादा है? इनकम ज्यादा है ना, तो अगर इनकम ज्यादा होगी उस केस में एमआर क्यों मिलेगा? तो अगर एमआर मिलेगा ही नहीं तो जो टैक्स आएगा उसी में 4% सेस ऐड करोगे, फाइनल आंसर आएगा 35,76,040। ये आंसर आएगा, कोई भी एमआर नहीं मिलेगा। उम्मीद करूंगा ऑलमोस्ट बच्चों का सही होगा जी। सही है, हाई फाई करो। अब मेरे काके, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे मजा आता है आपके साथ पढ़ा के ना, मजा आता है, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आती है। ये हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है मिस्टर पी है, रेजिडेंट है, एज आपकी 81 है। लो जी कमाल हो गया जी। अगर एज 81 है तो एग्जाम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी? 5 लाख वाली मिलेगी। अगर एज 81 है एग्जाम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी? 5 लाख वाली मिलेगी। इनकम है 2 करोड़ 5 लाख। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर इनकम 2 करोड़ 5 लाख है टैक्स कितना आएगा? जल्दी निकालो, टैक्स कितना आएगा सर? टैक्स आपका निकल के आएगा 59,50,000। अब नेहा तो कह रही मैं सेशन छोड़ के जा रही हूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा टैक्स कैसे आया है। नेहा रुक तो जाओ, ऐसे गुस्सा होकर क्यों जा रहे हो? इधर देखो ध्यान से, एक बात मुझे बताना, अगर इनकम 2 करोड़ 5 लाख है तो 10 लाख से कितनी ज्यादा है? कोशिश करो बोलने की, 10 लाख से कितनी ज्यादा है? 1 करोड़ 95 लाख। तो 1 करोड़ 95 लाख का 30%, ठीक है, प्लस में 1 लाख, तो कितना आ गया? 5950 आ गया ना। नेहा कहती मैं कैलकुलेटर गिर रही हूं जी। कहते एक बात बताओ, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था 10 लाख तक आएगा 1,12,500, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कहा 10 लाख तक आएगा 1,10,000, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हो 10 लाख तक आएगा 1 लाख। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही नेहा, आपको मेरी समझ नहीं आ रही, बट मैं आपको समझ रहा हूं। आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि एज आपकी 81 है, और अगर एज 81 है तो खुद सोच के बोलना 5 लाख एग्जम्प्ट है तो बैलेंस 5 लाख का 20 कितना आएगा? 1 लाख ही तो आएगा। अच्छा, हाँ सर मैं एज चेक नहीं कर रही थी। नेहा देख लो, मैं समझ गया ना आपको। तो सिंपल सी बात है सर, टैक्स आएगा इतना। अब नेहा मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर ये टैक्स इतना है इसमें 25% सरचार्ज लगेगा, क्यों? क्योंकि इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है। अब 25% सरचार्ज हो गया, टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। इमेजिन करो अगर हमारे क्लाइंट की इनकम 2 करोड़ होती तो क्या होता? तो टैक्स कितना आता? 58 लाख, प्लस में 15% सरचार्ज। 15% क्यों लगेगा? इनकम 2 करोड़ तक होगी तो 15% सरचार्ज है। ये आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, अगर हमारे क्लाइंट की इनकम 2 करोड़ है टैक्स आएगा इतना। अगर हमारे क्लाइंट की इनकम 2 करोड़ 5 लाख है टैक्स आएगा इतना। सोच समझ के बोलना, टैक्स में इंक्रीमेंट कितना आ रहा है? जल्दी बोलो, टैक्स में इंक्रीमेंट कितना आ रहा है? 7,67,500 इतना इंक्रीमेंट आ रहा है, जबकि इनकम बढ़ाई है 5 लाख से। अब अगर टैक्स ज्यादा है इनकम कम है,
हाँ जी, टैक्स ज्यादा है इनकम कम है, उस केस में हार्डशिप होगी और आपको एमआर मिलेगा। तो एमआर कितना मिलेगा? 2,67,500। ये आपने एमआर माइनस किया। एमआर माइनस करने के बाद जो टैक्स आया उसमें 4% सेस ऐड करके 74,56,800 ये आपका टैक्स निकल के आ गया। एक बच्चा कह रहा है मजा आ गया, मजा आ गया, हमारे सारे आंसर सही हैं। नालायक को क्या हो गया? 100 नंबर के क्वेश्चन थे, 100 के 100 सही हो गए। इधर देखो ध्यान से, बच्चा डांस कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला देखना, 5 क्वेश्चन सही होंगे ना फिर डांस करना। लो जी, अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन मजेदार है। अगला मजेदार है, अगले में तो कईयों ने गलती की है, अगले में तो कईयों ने गलती की है। अगला देख लो जी। मिस्टर एक्स है, रेजिडेंट है, एज 45 साल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के 1 करोड़ 1 लाख रुपए हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के 90 लाख रुपए हैं, और बिजनेस की इनकम है 3 करोड़ 10 लाख रुपए, टोटल इनकम है 5 करोड़ 1 लाख रुपए। मेरी पूरी फैमिली एक साथ मुझे आंसर देगी जी, मेरी पूरी फैमिली एक साथ मुझे आंसर देगी। अगर इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपए है, 1 लाख तो एग्जाम्ट है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? 1 लाख तो एग्जाम्ट है, जो बैलेंस 1 करोड़ बचे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% टैक्स है, ये आपने पढ़ा हुआ है कैपिटल गेन के चैप्टर में। तो 1 करोड़ का 10%, ये 10 लाख रुपए टैक्स आ गया। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के हैं उस पर लगा दिया 15%, तो 13,50,000 ये टैक्स निकल के आ गया। टोटल टैक्स आ गया 23,50,000। सोच समझ के बोला जी। वैसे इनकम आपकी 5 करोड़ से ज्यादा है तो क्या 37% सरचार्ज लगेगा? क्या 25% लगेगा? बच्चा कह रहा है नहीं सर, अब हम घर से ना वो 15 केस पढ़ के आए हैं और आपने साफ साफ कहा था कि जो स्पेशल इनकम होगी उस इनकम पे तो हाईएस्ट 15% ही लगेगा। तो मुझे फटाफट से बोल दो, जो आपका टैक्स आया उस पर लगा दिया 15% सरचार्ज, ये हो गया टैक्स प्लस सरचार्ज, इतना निकल के आ गया। अब जो मेरी बिजनेस की इनकम है 3 करोड़ 10 लाख रुपए, उस पर लगा दो स्लैब रेट। अगर मैं 3 करोड़ 10 लाख पे स्लैब रेट लगाऊंगा तो आपका टैक्स पता कितना आएगा? 91,12,500। 91,12,500 कैसे आएगा? अगर 3 करोड़ 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पर, हाँ जी, 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पर कितना लगेगा? जल्दी बोलो ना। अगर इनकम 10 लाख से ऊपर होगी कितना लगेगा? 30% लगेगा। अब अगर 3 करोड़ है, 3 करोड़ का 30% 90 लाख, 90 लाख प्लस में 1,12,500, तो 91,12,500 ये टैक्स आ गया। सोच समझ के बोलना। अब सरचार्ज क्या लगाऊंगा? सर इस इनकम पे सरचार्ज क्या लगेगा? 37% लगेगा, 25 लगेगा या 15 लगेगा? बिल्कुल सही बोला आपने, 25% लगेगा। अब मैं ना ऐसे छाती ठोक के बोल सकता हूं कि मेरी फैमिली का बच्चा अब सरचार्ज में गलती नहीं करेगा। और जो नए बच्चे आए हैं वो कह रहे समझ ही नहीं आ रहा, उनको समझ में आएगा भी कैसे? सर 3 लेक्चर रिवीजन के पहले हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 3 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, मुझे खुद नहीं पता। मतलब जितने भी हो चुके हैं पहले वो देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज अब सोच समझ के बोला नहीं, सोच समझ के बोलना। आपको मैंने कल भी कहा था, अगर स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के जो दूसरी इनकम होगी अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा होगी और 5 करोड़ तक होगी, उस केस में 25% लगेगा। अब सोच के बोल दो रही, ये जो मेरी स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के अदर इनकम कितनी है? 3 करोड़ 10 लाख है, 2 करोड़ से ऊपर है तो क्या लगेगा? 25%। तो देखो यहाँ पे जो टैक्स आएगा उसका 25% आपने लगा दिया सरचार्ज, ये आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज। ठीक है नी। अब ये टैक्स प्लस सरचार्ज है और ये टैक्स प्लस सरचार्ज है, इन दोनों को जोड़ के टोटल टैक्स निकाल दिया, उसमें 4% सेस ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1,46,46,850 ये आंसर आएगा। एक बच्चा कह रहा है यस 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 मेरा सही है। ओ माय गॉड, ये लो हाई फाई ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? मजा आ रहा है? चारों सही हो गए? पक्का पक्का? कई बच्चों के गलत है मुझे पता है, टेंशन मत लें सर, एक बार चेक करें उनसे गलती हुई कहां है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सरचार्ज कैसे लगा सर? यहां पे देखो ये स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम का टैक्स आ गया 10% लॉन्ग टर्म पे, 15% शॉर्ट टर्म पे, उसका लग गया 15% सरचार्ज, ये हम जानते हैं 15% से ऊपर लगेगा ही। अब जो मेरी नॉर्मल इनकम है, जो मेरी नॉर्मल इनकम है, मैंने कहा था अगर स्पेशल इनकम बाहर निकाल के नॉर्मल इनकम अगर 2 करोड़ तक होगी उसके टैक्स का 15% लगाओगे। अगर 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है तो 25 लगेगा। अगर वो इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी तो 37 लगेगा। कई बच्चे कह रहे हैं यार एक बात बताओ, इनकम तो 5 करोड़ से ऊपर है ना, तो 37 क्यों नहीं लगा रहे सर? क्यों नहीं लगा रहे सर? क्यों नहीं लगा रहे सर? मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे नोनू, मेरे बाबू, 37 में इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि ये इनकम मुझे चेक नहीं करनी, ये इनकम चेक नहीं करनी। इस इनकम में से स्पेशल इनकम बाहर निकाल के जो बाकी इनकम है वो चेक करो। अगर वो 2 करोड़ से ऊपर है तो 25, और अगर वो इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी तो 37 लगेगा।
तो बाकी इनकम कितनी है, 3 करोड़ 10 लाख है ना, मतलब 2 करोड़ से ऊपर है, तो उसका जो टैक्स आएगा उसका 25% लगेगा। तो ये टैक्स प्लस सरचार्ज हो गया, ये टैक्स प्लस सरचार्ज हो गया, इसमें 4% सेस जोड़ोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लो जी 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब लास्ट क्वेश्चन तो बच्चों वाला था जी। इधर देखो ध्यान से, मिस्टर एक्स है, रेजिडेंट है, एज 48 साल है, लॉटरी की इनकम है 2 लाख रुपए और बिजनेस की इनकम 3 लाख रुपए। सोच समझ के बोलना, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, टोटल इनकम 5 लाख तक है, क्या रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी? यस मिलेगी जी। एक नालायक बच्चे ने बोला है यहां रिबेट ही नहीं मिलेगी, उन्होंने पता नहीं कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ा है जी। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, कॉन्सेप्ट सही पढ़ के जाना, एग्जाम में गलती कराओगे आप। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने पहले एक बार पढ़ा हुआ है, अगर रिवीजन क्लास देख लोगे ना, आप खुद कहोगे सर मजा आ रहा है। ये आप जबरदस्ती नहीं, दिल से लिखोगे मजा आ रहा है, दिल से लिखोगे, सही बता रहा हूं सर। अब सोच के बोलना, अगर इनकम 5 लाख तक है तो क्या रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल रिबेट मिलेगी। अब लॉटरी की इनकम पे 30% टैक्स हो गया, तो इसका तो आ गया 60,000 पे टैक्स। और ये 3 लाख है तो 2.5 लाख तो एग्जम्प्ट है, 2.5 लाख तो एग्जम्प्ट है, और बैलेंस बचा 50,000, उसका 5% कितना आ गया 2500। कितना हो गया जी 62,500। मैंने कहा था 12,500 रुपए तक की रिबेट मिलती है। अब अगर 62,500 में से 12,500 माइनस करोगे 50,000, प्लस में 4% सेस लगाओगे तो 52,000 जो होगा इसका आंसर निकल के आएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता तो कई बच्चे गलती करके आते जिनको रिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता। सर 3 कंडीशन मैंने कल बोली थी, 3 कंडीशन, इंडिविजुअल हो, इंडिया का रेजिडेंट हो, टोटल इनकम 5 लाख तक हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो 12,500 रुपए तक की रिबेट मिलेगी। और मैंने ये भी बात बोली थी कि रिबेट आपको हर इनकम में से मिलेगी। लाइन पूरी कर देना जी। रिबेट आपको हर इनकम में से मिलेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के जो हैं उसको छोड़ के। रिबेट आपको हर इनकम में से मिलेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के जो हैं उसको छोड़ के, बाकी सब में से रिबेट मिलेगी, चाहे वो लॉटरी की इनकम क्यों ना हो। बस 5 लाख तक होनी चाहिए। तो देखो इनकम 5 लाख तक है, आपने निकाला टैक्स, उसमें से 12,500 माइनस किया, बैलेंस आ गया 50,000, उसमें 4% सेस जोड़ा, 52,000 आंसर निकल के आ गया। लो जी अब जाके पांचों क्वेश्चन देखो, ये 5वां क्वेश्चन है, अब जाके सही हो गई जी। अब झूठ मत बोलना, नवरात्रे चल रहे हैं, पाप लगेगा और पेपर आने वाले हैं। किन किन बच्चों के, अभी नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाएगी ना, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, किन किन बच्चों के पांचों क्वेश्चन सही थे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ये कई नालायक बच्चे फिर स्टार्ट हो गए चैट बॉक्स में, यस 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 हमारे सही है। अभी नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, आज की रिवीजन क्लास जब खत्म हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं काउंट करूं कितने बच्चों के पांचों क्वेश्चन सही थे। और जिनका एक आधा गलत था वो भी लिख देना, ताकि कम से कम मेरे को ये पता लगे परफॉर्मेंस क्या है। हाँ, जिनके सारे ही गलत थे ना, वो तो फिर उनको तो फिर मेरा दंडवत प्रणाम है। फिर आपने बहुत सही ढंग से पढ़ना है अगर एग्जाम क्रैक करने हैं जून में, ध्यान रखना चाहिए, बहुत सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम जून में क्रैक करने हैं। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से। तो अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद जी, अब मैं आ रहा हूं फाइनली आज की क्लास पर। यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब प्लीज बातचीत नहीं जी, सेक्शन नंबर 115 बीएससी। अब प्लीज ध्यान सुनना जी, चैट बॉक्स बिल्कुल बंद हो जाए जी, बिल्कुल चैट बॉक्स बंद हो जाए। कई बच्चे अभी भी लगे हुए हैं, पहले ऐसा करो लिख लो, चलो जो लिखना है लिख लो, अपना अपने दिल की ना निकाल लो एक बार, क्योंकि आप मेरी बात तो मान नहीं रहे। पहले कर लो, जो जितना करना है ना, जितनी बातें करनी है पहले कर लो। जब एक सिंगल मैसेज नहीं आएगा फिर मैं बोलूंगा। हो गया बंद, शांत रहोगे अब। आने वाला आधा घंटा ना, अब चैट बॉक्स में सिंगल मैसेज नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं किसी को लगे ही ना कितने बच्चे लाइव बैठे हैं, किसी को लगे ही ना कहीं वाकई पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं। और जो बीच में चैट करेगा उसको पाप लगेगा जी, काली माता आएगी पकड़ के लेके जाएगी, ध्यान रखना। कोई बच्चा चैट नहीं करेगा। इधर सुनना ध्यान से, इधर सुनना। अब आज हमें जो रिवीजन करनी है वो रिवीजन करनी है सेक्शन नंबर 115 बीएससी। इसकी रिवीजन कराने से पहले ना आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी बच्चे ने इनकम टैक्स की अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी, पहले प्लीज वो देख लेना, क्योंकि डिटेल में मैंने वहां पे समझाया है। आज हम रिवीजन करेंगे, बट रिवीजन का मतलब ये नहीं है बहुत फास्ट। रिवीजन मींस रिवाइज करवा दूंगा बढ़िया तरीके से, कुछ डायग्राम भी ऐसे बना दूंगा कि आप वाकई ही ना कहोगे सर मजा आ रहा है, और ये जो डायग्राम है ये बहुत काम आएंगे आपके। बट वो सारी बातें देखने से पहले एक बार अमेंडमेंट क्लास आपने देखनी है, उसके बाद यहां पे आना है आपने, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं सेक्शन नंबर 115 बीएससी की बात करता हूं, अब ये गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट 2020 में एक नया सेक्शन लेकर आई है, सेक्शन नंबर 115 बीएससी, ओनली फॉर इंडिविजुअल और एचएफ, और किसी के लिए नहीं है। अब बच्चा ये बात कहता है, सर मैंने कहा हाँ हाँ,
कहता सर इस सेक्शन में लिखा क्या हुआ है, इस सेक्शन में ना बहुत सारे लोग कह रहे थे काफी टाइम से एग्जाम्शन लिमिट बढ़ा दो, एग्जाम्शन लिमिट बढ़ा दो, एग्जाम्शन लिमिट बढ़ा दो। गवर्नमेंट ने कहा वो तो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जहां हम एग्जाम्शन लिमिट बढ़ा देंगे ना, फिर तो इंडिया में रहने वाले हर पर्सन को बेनिफिट मिल जाएगा। भाई वैसे अभी इनकम 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है, अगर इनकम 5 लाख तक है उस केस में रिबेट माइनस होने के बाद टैक्स आपका जीरो आता है। अब गवर्नमेंट कहती है विवेक, अगर हम एग्जाम्शन लिमिट इंक्रीज कर दें, मान लो हम ये बोल दें नहीं 5 लाख इनकम एग्जाम्प्ट है और जिसकी इनकम 7.5 लाख तक होगी उसको रिबेट मिलेगी, अगर हम ऐसा लो ले आए फिर तो इंडिया में रहने वाले हर पर्सन की 7.5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते। हम एक नया सेक्शन लेकर आ रहे हैं, सेक्शन नंबर 115 बीएससी। इट मींस जो अभी तक आपने रेट किए हैं वो रेट एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, उसके साथ ये सेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो, याद करो क्लास के अंदर मैंने कहा था अब एक इंडिविजुअल और एचएफ के सामने दो गेट होंगे, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। गेट नंबर 1 है पुराना जो भी हमने किया है, अभी हमने 2-3 दिन में रिवाइज किया, वो गेट नंबर 1 है। आज जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 1 भी मुझे बुला रहा है, कह रहा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मेरे केस में 3 केस हैं, 2.5 लाख की लिमिट है, 3 लाख की लिमिट है, 5 लाख की लिमिट है। गेट नंबर 2 कह रहा है तुम सब मेरे पास आ जाओ। मैंने गेट नंबर 2 से बोला, मतलब 115 बीएससी से बोला मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं भाई? भाई मैं तो गेट नंबर 1 के पास जाऊंगा क्योंकि वहां पे एग्जाम्शन लिमिट 2.5 लाख भी है, 3 लाख भी है, 5 लाख भी है। गेट नंबर 2 कह रहा है उनको छोड़ो, वहां तो 5% रेट है, 20% है और 30% है, यहां पे रेट ऑफ टैक्स कम हो जाएंगे। गेट नंबर 2 मुझे बात कह रहा है कि भैया अगर आप गेट नंबर 1 के पास जाओगे तो 5% है, फिर डायरेक्टली 20% है, फिर 30% है, और अगर मेरे पास आओगे तो 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% ये रेट एप्लीकेबल होंगे। मैंने कहा यार गेट नंबर 2 बढ़िया है। अब जैसे ही मैंने गेट नंबर 2 को सुना कि गेट नंबर 2 बढ़िया है, मैं दौड़ा दौड़ा गेट नंबर 2 के पास गया। मैंने कहा मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। तो गवर्नमेंट कहती है भैया गेट नंबर 2 से मिलने से पहले ना कुछ बातें ये भी सुन लियो कि तेरे पास रेट ऑफ टैक्स तो कम लगेंगे बट काफी सारे बेनिफिट हम तेरे छीन लेंगे। जो बेनिफिट तुझे ऑप्शन नंबर 1 में मिलते हैं, जो बेनिफिट तेरे पास ऑप्शन नंबर 1 में हैं, वो सारे बेनिफिट जो होंगे ऑप्शन नंबर 2 में नहीं होंगे। एक बच्चा कहता है सर क्या सारे बेनिफिट गवर्नमेंट छीन लेगी? गवर्नमेंट कहती है नहीं। गवर्नमेंट कहती है हमने एक लिस्ट क्रिएट की है और वो लिस्ट आपकी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, वो लिस्ट आपकी एग्जॉस्टिव लिस्ट है। और मैं कमिटमेंट करके जा रहा हूं जी, आज की रिवीजन क्लास के एंड तक अगर वो लिस्ट मैंने आपको याद ना करवा दी ना, फिर आप बोलना विवेक सर कुछ नहीं करते। ऐसा डायग्राम आपको दिखा दूंगा, ऐसा डायग्राम दिखा दूंगा, लिस्ट आपको याद नहीं भी करनी होगी तो भी वो लिस्ट याद हो जाएगी। और उस पर आने से पहले ये समझो कि ऑप्शन नंबर 2 के पास अगर मुझे जाना है तो नो डाउट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल कम होंगे बट काफी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, बस ये बात ध्यान देना। तो पहली बात तो ये समझो कि अब जो रिवीजन करने जा रहे हैं, दोबारा बोलो जी, अब चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। सेक्शन नंबर कौन सा है? जल्दी बोलो सेक्शन नंबर कौन सा है? 115 बीएससी। एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? इंडिविजुअल और एचएफ दोनों पर एप्लीकेबल होगा। अब प्लीज ध्यान सुनना, कहना क्या चाह रहा हूं, कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे ना 4 लोग खड़े हैं, यहां पे 4 लोग खड़े हैं। 3 लोग तो रेजिडेंट खड़े हैं, एक खड़ा है नॉन रेजिडेंट। मान लो एक खड़े हैं जीजू, मतलब निक जोनस जी जो हैं, एक तो वो खड़े हैं और 3 लोग रेजिडेंट खड़े हैं। सबसे पहला रेजिडेंट है, मान लो मैं खड़ा हूं, मेरी एज है 29 ईयर, मतलब मेरी एज 60 साल से कम है, पहला मैं खड़ा हूं। दूसरे खड़े हैं, एक पर्सन दूसरा खड़ा है, उसकी एज ना 62 साल है, 62 ईयर है। तीसरा खड़ा है, उसकी एज 85 है। 3 लोग खड़े हैं, 3 जनरेशन खड़ी है जी, एक है 29 ईयर, एक है 62 और एक है जी 85। ये 3 लोग खड़े हैं और एनआर वहां पे खड़ा हुआ है। एनआर की एज चाहे कोई भी हो, एनआर वहां पे खड़ा है। अब सोच समझ के बोलना जी, अगर मैं ऑप्शन 1 के पास जाऊंगा, मेरे वाले केस में 2.5 लाख की लिमिट है। सेकंड कैटेगरी में बोलो फटाफट से कितनी लिमिट है? 3 लाख की। थर्ड कैटेगरी में 5 लाख की और एनआर वाले हर केस में 2.5 लाख की लिमिट है। अब जब ऑप्शन 2 के पास गया ना, जब ऑप्शन 2 के पास गया, ऑप्शन 2 ने मुझे बुलाया, ऑप्शन 2 ने मुझे बुलाया, कह रहे इधर आ। मैंने कहा हाँ जी सर। कह रहे भैया तेरे केस में ना 2.5 लाख की इनकम एग्जाम्प्ट कर देंगे और 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक 15%,
फिर 10 लाख से लेके 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से लेके 15 लाख तक 25%, और अगर तेरी इनकम 15 लाख से ऊपर होगी तो तू 30% टैक्स पे करेगा। मैंने कहा वो मेरे दादाजी भी साथ हैं, मेरे मतलब फादर हो गए या ग्रैंडफादर हो गए, मैंने कहा उनकी एज ना 62 साल है, तो रेट तो सेम होंगे, तो उनके केस में तो 3 लाख की लिमिट होगी ना। कह रहे नहीं। मैं कहा बट जो मेरे परदादा हैं या मान लो दादा हैं, उनकी एज 85 है, उनमें तो 5 लाख की लिमिट दोगे ना। कह रहे नहीं। मैं कहा ये क्या मतलब हुआ। कह रहे भैया यही है। मतलब पहली बात तो मेरी फैमिली का बच्चा ये समझ ले कि अगर 115 बीएससी के पास जाते हो, इंडिविजुअल और एचएफ किसी भी कैटेगरी में कवर हो, किसी भी एज में कवर हो, लिमिट सब केस में सेम लगेगी, रेट सब केस में सेम लगेंगे। अच्छा, मतलब सर यहां पे वो कैटेगरी डिवाइड नहीं करनी, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, फिर रेजिडेंट की 3 कैटेगरी, यहां कुछ डिवाइड नहीं करना। यहां कुछ डिवाइड नहीं करना। अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप इंडिविजुअल हो, मैंने क्या बोला आपसे, इंडिविजुअल हो, आप कहते हैं हाँ। आप बोलने लगे, कह रहे मैं रेजिडेंट हूं, मैं कहा इंडिविजुअल हो, कह रहे हाँ। आप बोलने लगे मेरी एज 60 साल से ऊपर है, मैं कहा इंडिविजुअल हो, कह रहे हाँ। आप बोलने लगे मेरी एज 80 साल से ऊपर है, मैं कहा इंडिविजुअल हो, कह रहे हाँ। कह रहे मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मैंने कहा इंडिविजुअल हो, कह रहे हाँ। बच्चा कह रहा है मेरी बात सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कहा मैं नहीं सुनूंगा। 115 बीएससी कह रहा है मैं नहीं सुनूंगा। अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल की कैटेगरी में कवर होगा, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, किसी भी एज का हो, हर केस में 2.5 लाख की लिमिट मिलेगी। तो 115 बीएससी के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है। हेलो, इधर देखो ध्यान से। 115 बीएससी के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, सारे इंडिविजुअल आ जाओ। 115 बीएससी के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, सारे इंडिविजुअल आ जाओ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, यंगर एज हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, हर केस में लिमिट सेम होगी। तो गलती तो नहीं करके आओगे एग्जाम में। तुमने फटाफट से बोल देना नहीं। 115 बीएससी, पहली बात तो क्या लेना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। यार ऐसी ऐसी बेकार की बातें मत करो। 115 बीएससी मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है सर। अभी तो मैंने कहा कि 2 गेट हैं, दोनों में से जो गेट तुम्हारे लिए बढ़िया होगा ना, तुम उसके पास जाओ। ये बातें डिटेल में अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने आपको बताई थी, तो मुझे मैंने कहा था ना रिवीजन करानी है, तो मैं रिवीजन के पर्पज से बता रहा हूं कि 2 गेट होंगे, एक तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 1 के पास जाना है या 2 के पास जाना है, वो देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन बढ़िया है। ऑप्शन नंबर 1 की रिवीजन अभी तक हम सारी करके आए हैं। ऑप्शन नंबर 2 में सोच समझ के बोलना, जो अब हम करने जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने एग्जामिशन लिमिट इंक्रीज की है? बोल दो यार, क्या गवर्नमेंट ने एग्जामिशन लिमिट इंक्रीज की है या टैक्स के रेट कम किए हैं? टैक्स के रेट कम किए हैं। सर गवर्नमेंट ने एग्जामिशन लिमिट इंक्रीज नहीं की, गवर्नमेंट टैक्स के रेट कम करती है। एक बच्चा कहता है सर अगर कोई पर्सन 115 बीएससी लेगा और उसकी इनकम 5 लाख तक होगी, क्या रिबेट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। एक बच्चा कहता है सर उस पर सरचार्ज एप्लीकेबल क्या होंगे, जो अभी तक आपने पढ़े हैं। 50 लाख तक नील, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 15%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, और अगर 5 करोड़ से ऊपर होगा 37%। दूसरा बच्चा कहता है सर यहां पे भी वो कॉन्सेप्ट है क्या कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, और डिविडेंड की इनकम पे हाईएस्ट 15% लगेगा, हाईएस्ट मतलब 25-37 नहीं लगेंगे, क्या वो कॉन्सेप्ट यहां पर भी एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। मैं सिंपल सी बात में काम खत्म करता हूं जी, सिंपल सी बात में काम खत्म करता हूं। सरचार्ज दोनों ऑप्शन में सेम है। इधर देख लो ध्यान से, मेरी तरफ। सर 1.5 घंटा खेलने के लिए आता हूं, खेलने दिया करो यार। सारा दिन तो आप अपनी लाइफ खुद जीते हो, कम से कम 1.5 घंटा तो मुझे दे दिया करो। और कई बच्चे नालायक ऐसे इस 1.5 घंटे के अंदर बातें करते हैं और भाग जाते हैं। उनको नहीं पता एग्जाम में कितनी बातें ध्यान आएंगी। आप मुझे याद करोगे सर, सही बता रहा हूं, याद करोगे आप मुझे। इधर सुना ध्यान से, इधर सुनना ध्यान से। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 सरचार्ज क्रेडिट दोनों में सेम है, एमआर कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, सेस दोनों में लगेगा, और जो आपने स्पेशल इनकम का ट्रीटमेंट किया वो दोनों में एप्लीकेबल होगा। बस ये बात ध्यान देना, ऑप्शन 1 में रेट ऑफ टैक्स अलग है, ऑप्शन 2 में रेट ऑफ टैक्स अलग है, ये फर्क आपका निकल के आ रहा है। ऑप्शन 1 में रेजिडेंट की 3 कैटेगरी होती हैं, ऑप्शन 2 में रेजिडेंट की 3 कैटेगरी नहीं होती, सबकी कैटेगरी सेम होती है। ऑप्शन 1 में आप सारे बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, सारी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, ऑप्शन 2 में सारे बेनिफिट और सारे एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे, कई सारे बेनिफिट और एग्जम्पशन जो हैं वो आपसे छीन लिए जाएंगे। अब वो कौन से बेनिफिट छीने जाएंगे,
कौन से मिलेंगे, वो सारी बातें हमें देखनी है। आओ जी फटाफट से एक बार देखो जी। अब इधर देखो जी, अब यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2020 हैज प्रोवाइडेड टू एन ऑप्शन, ऑप्शन लिखा है, टू एन इंडिविजुअल ऑल कैटेगरी, सारी कैटेगरी और एचएफ ऑफ टैक्सेस एट द फॉलोइंग रिड्यूस रेट। क्या लिखा हुआ है जी? रिड्यूस रेट, मतलब रेट रिड्यूस किए हैं, एग्जाम्पशन लिमिट इंक्रीज नहीं की। अब चेक करो, देखो मैंने क्या लिखा है जी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ये दोनों के हाथ में एप्लीकेबल होगा, एओपी बीओआई उनके हाथ में एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब 115 बीएसी जो है आपके एग्जाम में एमसीक्यूज बन गया जी, आपके एग्जाम में एमसीक्यूज बन गया कि सेक्शन 115 बीएसी इनमें से किन पर एप्लीकेबल होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचईएफ, नॉन रेजिडेंट एचईएफ, या सब पर एप्लीकेबल होगा? सब पर एप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल और एचईएफ की कोई भी कैटेगरी हो। सेकंड क्वेश्चन बन गया 115 बीएसी इनमें से किस पर नहीं लगेगा? इंडिविजुअल लगेगा, एचईएफ लगेगा, एओपी बीवाई इस पर नहीं लगेगा। मतलब सिंपल सी बात है सर, एओपी बीवाई कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी किस पर ही नहीं लगेगा, सिर्फ इंडिविजुअल और एचईएफ पर लगेगा। बात समझ में आ रही है? देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, एओपी बीवाई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो जी, रेट देखो, रेट फटाफट से चैट बॉक्स में लिखते जाना चाहिए, चैट बॉक्स में अब लिखना स्टार्ट कर देना। अगर 2.5 लाख तक है नील है, 2.5 लाख से ज्यादा है 5 लाख तक है 5%, जो पहले था अब चेंज हो गया, अब चेंज आएगा। 5 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 15%, फिर 10 लाख से ऊपर 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से ऊपर 15 लाख तक 25%, और अगर इनकम 15 लाख से भी ऊपर होगी उस केस में लग जाएगा 30%। मेरी पूरी क्लास इंटेलिजेंट है जी, मेरी पूरी फैमिली सामने बैठी इंटेलिजेंट है। ऑप्शन 1 में जैसे ही इनकम 10 लाख से ऊपर जाती थी वहां 30% है, ऑप्शन 2 में जैसे ही इनकम 15 लाख से ऊपर होगी उस केस में 30% है। तो मेरे बच्चों, मेरे नोनू, मेरे सोनू, ये बात ध्यान देना, ऑप्शन 1 में 10 लाख के बाद 30% है, ऑप्शन 2 में 15 लाख के बाद 30% है। बच्चा कह रहा है सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओगे? संडे को शाम को 7 बजे हमें करना क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करने हैं, क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, देखो आज मैं टारगेट लेकर आया हूं कि मैं रिवीजन बढ़िया से करवा दूंगा, सारे प्रोविजन को रिवाइज करा दूंगा। जितने क्वेश्चंस होंगे ना, जितने क्वेश्चंस होंगे भर भर के क्वेश्चन हम संडे को शाम को 7 बजे कर लेंगे। आपके सारे डाउट्स जो भी दिमाग में क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं सब संडे के क्वेश्चंस में खत्म हो जाएंगे। बट आज मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा लास्ट में, वो देखता हूं मेरे बिना कराए कितने बच्चे ऐसे हैं जो वो 3 क्वेश्चन सही करके आएंगे। बट वो लास्ट में देखेंगे नहीं। अभी आपके टैक्स रेट हो गए, देखो मैंने क्या लिखा है, 3 लाख और 5 लाख का स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप 115 बीएससी वाला ऑप्शन लेते हो तो एक चैप्टर है एएमटी का, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अब ये एएमटी क्या है, याद करो, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अगर आप ऑप्शन 1 फॉलो करोगे तो एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, ऑप्शन 2 के बाद एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद जो आपके स्पेशल टैक्स रेट हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% है, 20% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% है, वो स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे। बात ध्यान देना, मतलब ये इनकम टैक्स तभी एप्लीकेबल होंगे जो इनकम स्पेशल इनकम को छोड़ के है। भाई अगर कोई इनकम मेरी स्पेशल इनकम है तो स्पेशल रेट लगेगा, अगर इनकम मेरी नॉर्मल इनकम है फिर आपके ये वाले रेट एप्लीकेबल होंगे। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। अब पहले ना एक बार मुझे यहां तक रिवीजन कराओ, सीधे होके बैठो जी। हेलो अंकल, नालायक बच्चे कह रहे अंकल किसे कह रहे हो, मार देंगे आपको। अंकल का मतलब प्यार से बोलता हूँ यार, ये रेगुलर बैच वाले बच्चे मेरे को समझते होंगे, आप लोग मेरे को समझते नहीं। जो कोई बच्चे रेगुलर बैच के नहीं वो समझते नहीं। अंकल, नालायक, नोनू मोनू सोनू, बैंगनी कलर, मेहरून कलर, ये मैं आपको प्यार से बोलता हूँ, गुस्सा मत माना करो। वैसे मैंने बोल दिया, सीधे होके बैठो जल्दी, रिवीजन कराओ जी फटाफट से। इतना बताओ सेक्शन कौन सा है जी आज जो हमने स्टार्ट की है, जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर 115 बीएससी। किस पर लगेगा? सब पर लगेगा, सब पर। हाँ नहीं, सब पर लगेगा नहीं, किस पर लगेगा? इंडिविजुअल और एचईएफ। अच्छा, इंडिविजुअल में कौन सी कैटेगरी कवर होंगी? सारी कैटेगरी। एचईएफ में कौन सी कैटेगरी कवर होंगी? सारी कैटेगरी। क्या एओपी बीवाई कवर होंगे? नहीं। कंपनी कवर होगी? नहीं। फर्म कवर होगी? नहीं। लोकल अथॉरिटी? नहीं। सोसाइटी? नहीं। सिर्फ इंडिविजुअल और एचईएफ कवर होंगे और कोई भी कवर नहीं होगा। अब गवर्नमेंट करे इंडिविजुअल और एचईएफ, अगर वो ऑप्शन 1 के पास जाना नहीं चाहते ऑप्शन 2 के पास आ जाए। ऑप्शन 2 में आपकी एग्जाम्पशन लिमिट सेम रहेगी बट रेट ऑफ टैक्स कम हो जाएंगे। पूरी क्लास
एनर्जी के साथ बोल दे रही फटाफट से। अगर इनकम 2.5 लाख तक है जी, जल्दी बोलो, अगर इनकम 2.5 लाख तक है 5%, 5% या नील, नील नालायक 5%। दोबारा बोलो जी, अगर इनकम 2.5 लाख तक है नील, 2.5 लाख से ऊपर है 5 लाख तक है 5%, अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है 7.5 लाख तक है तो 10%, 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक है तो 15%, 10 लाख से लेके 12.5 लाख तक है तो 20%, 12.5 लाख से लेके 15 लाख तक है तो 25%, और अगर इनकम 15 लाख से ऊपर होगी तो 30%। ये रेट आपके हाथ में एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ टैक्स आपके सामने है, ये बातें अपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी। उसके बाद देखो ये सरचार्ज, सरचार्ज बिल्कुल सेम है जो आपने वहां पढ़ा, वही 10, 15, 25, 37। और देखो वही बात यहां लिखी है कि डिविडेंड की इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, उस पर 25 और 37 वो वाले रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये ध्यान देना कि जो हमने पहले करे हैं वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद जी आपका एमआर निकलेगा। एमआर कैसे निकालते हैं वही आपको मैंने बता दिया जी, जो इनकम दी होगी उस पर टैक्स निकालोगे, फिर कंपैरिजन करोगे या तो 50 लाख से या 1 करोड़ से या 2 करोड़ से या 5 करोड़ से, वो डिपेंड करता है इनकम हमें दी कितनी है। फिर कंपैरिजन करोगे, टैक्स इंक्रीमेंट निकालोगे, इनकम इंक्रीमेंट निकालोगे, अगर टैक्स का इंक्रीमेंट इनकम इंक्रीमेंट से ज्यादा होगा तो उस केस में एमआर मिलेगा। एमआर माइनस करने के बाद जो टैक्स आएगा 4% सेस ऐड करोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी बातें एमआर की हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कहती है आपका 4% सेस लगेगा, ये हम सब जानते हैं, सेस तो हर केस में एप्लीकेबल होगा, चाहे वो पुरानी स्कीम हो चाहे वो नई स्कीम हो। फिर यहां पे अगर इनकम 5 लाख तक होगी उस केस में आपको रिबेट मिलेगी जी, मतलब अगर ऑप्शन 1 लोगे रिबेट तो भी है, ऑप्शन 2 लोगे रिबेट तो भी है, रिबेट हर केस में एप्लीकेबल है अगर इनकम 5 लाख तक है। तो अगर किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल की टोटल इनकम 5 लाख तक है, चाहे ऑप्शन 1 ले चाहे ऑप्शन 2 ले, उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 12,500 रुपए तक की रिबेट मिलेगी। ठीक है जी, लो जी, अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना अब आ रहा है मेन कॉन्सेप्ट जो मुझे अब दोबारा से फटाफट से रिवीजन करानी है। इसका मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा डायग्राम, पहले एक बार रिवाइज कर लो। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला जी, अभी मैंने क्या बोला, ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये पुरानी स्कीम है, ये नई स्कीम है, दोनों स्कीम आज भी एप्लीकेबल हैं। अब जाना कहां है वो देखना पड़ेगा कि मेरे लिए बढ़िया कौन सी है। मान लो इधर मैं आपके सामने खड़ा हूं जी, मान लो मैं ऑप्शन 1 के पास जा रहा हूं, ऑप्शन 1 के पास गया, मैं ऑप्शन 1 के पास पहुंचा, मैंने कहा हेलो ऑप्शन 1 क्या हाल चाल है, कह रहा बहुत बढ़िया हूं। मैं कहा एक बात बताओ तुम्हारे में रेट क्या है, कह रहा 5%, 20%, 30%। ठीक है री, मैं कहा क्या वो सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, कह रहा सब बेनिफिट मिल जाएंगे बट रेट आपके एप्लीकेबल होंगे। ऑप्शन 2 साथ में खड़ा है, मुझे बुला रहा है, कह रहा भैया इधर आ जाओ, ये रेट ज्यादा बोल रहा है, मेरे में रेट कम है, मेरे में रेट कम है। मैंने कहा तुम्हारे में रेट कम है तो फिर लोग तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहे भाई, इतनी लंबी लाइन जो लगी पड़ी है वो तो ऑप्शन 1 के आगे लगी पड़ी है, तुम्हारे पास लाइन क्यों नहीं लगी पड़ी। कहता मेरे पास रेट तो कम है बट काफी सारे बेनिफिट ना छोड़ने पड़ेंगे आपको। अब जो लोग बेनिफिट नहीं छोड़ना चाहते वो ऑप्शन 1 के पास जाएं, जो बेनिफिट छोड़ सकते हैं, बेनिफिट छोड़ने के बाद उनका टैक्स कम आ रहा है तो वो मेरे पास आते हैं। मैं कहा देखो जी, मैं तुम्हारे पास ना तब आऊंगा, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। मैं ऑप्शन 2 से बोल रहा हूं, 115 बीएससी से बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे पास तब आऊंगा, पहले ये बताओ कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। अब गवर्नमेंट लिस्ट देने जा रही है, अब गवर्नमेंट लिस्ट देने जा रही है जी, एक बार लिस्ट ध्यान से पढ़ लेना। ये लिस्ट मेरी फैमिली के हर बच्चे को याद होनी चाहिए। रेगुलर बैच में मैंने पूरी कोशिश की थी आपको याद करवाने की, मैं यहां भी कोशिश करूंगा पूरी याद करवाने की, और मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा, अभी एक डायग्राम दिखाऊंगा, वो डायग्राम अगर आप सही ढंग से बना लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप लाइफ में कभी ये लिस्ट नहीं भूल पाओगे। पर उससे पहले एक बार चेक करो क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ जी देखो, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, द ऑप्शन टू पे टैक्स एट द लोअर रेट शैल बी अवेलेबल ओनली इफ, मतलब जो 115 बीएससी है वो अवेलेबल तब होगा इफ द टोटल इनकम ऑफ एसएससी इज कंप्यूटेड विदाउट क्लेमिंग स्पेसिफाइड एग्जम्पशंस और डिडक्शंस। मतलब अगर किसी पर्सन ने 115 बीएससी लेना है, ध्यान सुना जी, अगर किसी पर्सन ने 115 बीएससी लेना है तो 115 बीएससी एप्लीकेबल तब होगा अगर वो ना तो एग्जम्पशन क्लेम करेगा ना वो डिडक्शन क्लेम करेगा। अच्छा उसने क्या लिखा है कि कोई भी एग्जम्पशन क्लेम नहीं करेगा, कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करेगा, स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड। अब देखो स्पेसिफाइड कौन सी है, फॉर द पर्पस ऑफ नोट नंबर 2 द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल और एचईएफ
फैमिली शैल बी कंप्यूटेड। अब क्या क्या नहीं मिलेगा जी, विदाउट एनी एग्जामिशन और डिडक्शन, ये सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इट मीन अगर आप 115 बीएससी लेना चाहते हो तो सारे बेनिफिट भूल जाना। इस बेनिफिट के बिना तुम्हारी इनकम निकालेंगे, फिर जो इनकम आएगी उसके पास कम रेट टैक्स लगेगा। बट अगर ये सारे बेनिफिट लेना चाहते हो फिर ऑप्शन 1 के पास जाओ, ऑप्शन 2 तुम्हारे लिए नहीं है। चेक करना कौन कौन से बेनिफिट है। पहला हो गया सेक्शन नंबर 10(5), फटाफट से बोल दो जी। सैलरी में सेक्शन 10(5) किसका था? एलटीसी। तो एलटीसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब जिन एम्प्लॉइज को लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, अगर ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं, एलटीसी उनके लिए नहीं है। उसके बाद देखो जी 10(13) ने, याद करो, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको एचआरए का बेनिफिट लेना है ऑप्शन 1 के पास जाओ, अगर एचआरए छोड़ सकते हो ऑप्शन 2 के पास आ जाओ। उसके बाद जी 10(14), सर 10(14) में कई सारे अलाउंसेस कवर होते हैं। 10(14) में कई अलाउंसेस कवर होते हैं। गवर्नमेंट कहती है वो सारे अलाउंस नहीं मिलेंगे, 4 अलाउंस को छोड़ के। नहीं आ रही बात समझ? सर 10(14) के सारे अलाउंस नहीं मिलेंगे, 4 अलाउंस छोड़ के। इट मींस ये 4 अलाउंस ऐसे हैं, अगर मैं 115 बीएससी भी यूज करूंगा ना तो भी ये 4 अलाउंस मिल जाएंगे। बच्चा कह रहा है सर मतलब कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं ऑप्शन 1 लोगे 10(14) के सारे अलाउंस मिल जाएंगे, ऑप्शन 2 लोगे 10(14) के सारे अलाउंस नहीं मिलेंगे बट 4 मिल जाएंगे। कौन कौन से? एक तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप के लिए, कन्वेंस अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, डेली अलाउंस हो गया, ये 4 अलाउंस आपको मिलेंगे। इन चारों के अलावा कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान देना। उसके बाद देखो 10(17) अगर कोई अलाउंस है एमपी एमएलए को मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। 10(32) याद करो क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में जी, हाँ जी, क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में माइनर की इनकम जिस पेरेंट्स में क्लब होती है उस पेरेंट्स को 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जाम्पशन मिलती है, वो नहीं मिलेगी। अगर क्वेश्चन में माइनर की इनकम दी है, जिस पेरेंट्स में क्लब करोगे उस पेरेंट्स को 1500 रुपए की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, अगर ऑप्शन नंबर 2 लेने जा रहे हो। अगर ऑप्शन 1 लेने जा रहे हो फिर एग्जाम्पशन मिल जाएगी, अगर ऑप्शन 2 ले रहे हो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद देखो जी 10AA, 10AA किसका होता है? SEZ। जो SEZ यूनिट्स होती हैं उस केस में जो 10AA बेनिफिट मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जी सेक्शन 16, कमाल कर दिया जी, सबसे मेजर बेनिफिट छीन लिया, सबसे मेजर बेनिफिट छीन लिया सेक्शन 16। याद करो सैलरी में सेक्शन 16 के 3 थे, 16(1)(a), 16(2) और 16(3). 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 वो नहीं मिलेगी। 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन वो नहीं मिलेगी। 16(3) प्रोफेशनल टैक्स वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब सेक्शन 16 का सिंगल बेनिफिट भी क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर आप नई स्कीम में आते हो, पुरानी स्कीम में जाओगे हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम ले लो। बताओ जी अभी तक क्या क्या नहीं दिया। अभी आगे और भी लंबी चौड़ी लिस्ट है, घबराओ मत इसको देख के। अभी तक बताओ क्या क्या हो गया। 10(5) नहीं मिलेगा। चैट बॉक्स भरो, चैट बॉक्स भरो जी, पार्टिसिपेट करो यार प्लीज। मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा यार, सही बता रहा हूं, बोलता बोलता थक जाऊंगा। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे फिर नहीं थकूंगा। दोबारा बोलो क्या क्या है। 10(5) हो गया, 10(13) हो गया, 10(14) हो गया, 10(17) हो गया, 10(32) हो गया, फिर 10AA हो गया, फिर हो गया सेक्शन 16। ये सारे बेनिफिट अभी तक गवर्नमेंट ने छीने हैं। उसके बाद देखो और क्या नहीं मिलेंगे, आगे लिस्ट देखो, ये लंबी चौड़ी और लिस्ट है। सेक्शन 24B, 24B किसका है जी? इंटरेस्ट वाला। याद करो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में 24A 24B। 24A किसका होता है जी? जल्दी बोलो, 24A किसका होता है? 24 होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जितनी आपकी एनएवी है उसका 30% माइनस करते हैं वो मिल जाएगा। जो 24B है इंटरेस्ट वाले केस में वो नहीं मिलेगा, बट हर केस में नहीं। पढ़ना क्या लिखा है? 24B इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी रेफर टू इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23। मतलब पता क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। इट मींस अगर कोई घर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर कोई घर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके लिए मैंने कोई लोन लिया, उस पर जो इंटरेस्ट पे करूंगा 24B नहीं मुझे मिलेगा। अगर लेट आउट हाउस है, उसके लिए कोई लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे करूंगा, वो मिल जाएगा। तो रटने वाला बच्चा ये बात ध्यान दे, कई बच्चे रट के ये बैठ जाते हैं कि 24B मिलेगा ही नहीं। कई बच्चे रट के ये बैठ जाते हैं कि 24B मिलेगा ही नहीं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 24B नहीं मिलेगा, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में लेट आउट वाले केस में मिल जाएगा। अब ये सारी बातें अपने क्लास में अच्छे से पढ़ी होंगी। जब हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर किया होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का ट्रीटमेंट अलग करते हैं, लेट आउट का अलग करते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में लिमिट होती है 30,000 और 2 लाख की। तो याद करो ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड में 30,000 और 2 लाख की, गवर्नमेंट कहते हैं वो नहीं मिलेगा।
लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट नहीं होती, तो उसमें जो इंटरेस्ट पे करोगे, अगर ऑप्शन 2 भी लोगे तो भी आपको 24B मिल जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी 32(1)(2)(a) एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जी। एक बच्चा कहता है क्या नॉर्मल मिल जाएगा, बच्चा कहता है क्या नॉर्मल मिल जाएगा, मिल जाएगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड है, एडिशनल नहीं मिलेगा। उसके बाद जी 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस, वो नहीं मिलेगा। याद करो पीजीपी के चैप्टर में 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस वो नहीं मिलेगा जी। उसके बाद जी 33AB और 33AB है जो टी रबर कॉफी का बैंक अकाउंट होता है नाबार्ड वाला, उसमें जो पैसा डिपॉजिट कराते हो वो नहीं मिलेगा जी। उसके बाद 35(1)(2), 35(1)(2) है, 35(1)(3) याद करो जी। पीजीपी के चैप्टर में जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको आप डोनेशन देते हो, जो रिसर्च करते हैं सोशल साइंस के लिए, स्टैटिस्टिकल रिसर्च और जो पब्लिक वेलफेयर की रिसर्च करते हैं, गवर्नमेंट कहती है उनका सिंगल बेनिफिट भी तुम अलाउड नहीं कर सकते। सर रटने वाला बच्चा ये बात ध्यान दे, मैंने सेक्शन 35 के सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, मैंने ये नहीं कहा। लाइन ध्यान से पढ़ो सर, लाइन ध्यान से पढ़ो। 35(1)(2), 35(1)(2)(a), 35(1)(3), 1(1) और 1(4) मिल जाएगा। अब कहां याद आ रहा होगा पीजीपी, कहां याद आ रहा होगा सर, रिवीजन तो की नहीं। और कितनी बार कहता कहता थक गया कि एक बार रिवीजन कर लेना। पीजीपी के चैप्टर में याद करो नालायकों, 35(1)(1) अगर साइंटिफिक रिसर्च वाले केस में रिवेन्यू खर्चा करते हो 100% अलाउड होता है। 35(1)(4) अगर कैपिटल खर्चा करते हो 100% होता है, गवर्नमेंट कहती है वो मिल जाएगा। ऑप्शन 1 लो, ऑप्शन 2 लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट 35(1)(2), 35(1)(2)(a), 35(1)(3) ये तीनों नहीं मिलेंगे। और आपको पता होगा 35 में काफी सारे सब सेक्शन और क्लोजेज हैं, तो ध्यान रखना सर सारी लिस्ट में से जो ये वाली लिस्ट होगी ये नहीं मिलेगी, बाकी सब मिल जाएंगे। और टेंशन मत लो, अभी डायग्राम बनवा दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। डायग्राम के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो जी 35 2AA, 2AA किसका होता है, अगर पेमेंट करोगे आईआईटी को, याद आ रहा है, अगर पेमेंट करेंगे आईआईटी को, आईआईटी हमारे बिजनेस के लिए रिसर्च करती है, तो गवर्नमेंट बोलती थी खर्चा 100% अलाउड होगा, गवर्नमेंट कहती है अब नहीं मिलेगा। आईआईटी वाले केस में जो बेनिफिट मिलता था, अगर ऑप्शन 2 लेना चाहते हो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद 35AD याद करो, 14 बिजनेस, पीजीपी के चैप्टर में 14 बिजनेस, होटल वाला हो गया, हॉस्पिटल वाला हो गया, याद आ रहा है कुछ आपको, उन 14 में से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगर ऑप्शन 2 ले रहे हो तो वो सिंगल बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर अगर मैं ऑप्शन 1 ले रहा हूं ये सब मिल जाएंगे, ऑप्शन 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन 2 अगर लोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब एक बच्चा कह रहा है भाई मुझे तो फिर ये लग रहा है ऑप्शन 2 कौन लेगा। एक बच्चा, मुझे पता है कई नालायक बच्चे हैं, वो पता क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट को पता क्या बोल रहे हैं, अब गवर्नमेंट को ही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट तुम सही तो हो, तुम्हारा ऑप्शन 2 कौन लेगा, सब ऑप्शन 1 लेंगे। गवर्नमेंट कह रही है विवेक सर तुम्हें दिखाएंगे कई केसेस में ऑप्शन 1 में बेनिफिट लेने के बाद भी ऑप्शन 2 में टैक्स कमाएगा। क्या समझ रहे हो सर आप, गवर्नमेंट पागल नहीं है। आपको मैं कई केस में दिखाऊंगा ऑप्शन 1 में बेनिफिट मिल रहे हैं, ऑप्शन 2 में बेनिफिट नहीं मिल रहे, उसके बावजूद भी ऑप्शन 2 में टैक्स कमाएगा। यहां पे टैक्स के रेट कम है। बच्चा कहता है फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो कैसे करेंगे, आपको दोनों से टैक्स निकालना पड़ेगा। एग्जामिनर यही तो पूछेगा कि बताओ बेनिफिशियल कौन सा है, वो आप निकाल के बताओगे। और जिस नालायक बच्चे को ये लिस्ट ही याद नहीं होगी वो क्वेश्चन क्या करके आएगा, और आपको दिखा दूंगा इस बार के एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो होंगे ना इस 115 बीएससी के होंगे। और सब रटने वाले बच्चे फिल्टर हो जाएंगे एग्जाम में, सब फिल्टर हो जाएंगे, जिनको याद नहीं होगा सब बाहर हो जाओ जी। बच्चा कह रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4-5 नंबर के तो होंगे, छोड़ आएंगे, बस ऐसे कर करके सब छोड़ देना, 10-20 नंबर का पेपर होगा वो कराना बस। क्योंकि इस बार अमेंडमेंट कितनी है पता है ना आपको, इनकम टैक्स में अमेंडमेंट कितनी है और अमेंडमेंट कैसी है, आप खुद समझदार हो। और मैंने अमेंडमेंट क्लास में भी कहा था एग्जाम में क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस्ड बनेंगे, आप देखते रह जाओगे क्वेश्चन बना कहां से है, अगर अमेंडमेंट क्लास सही ढंग से नहीं देखी आपने। तो सर ये सारी अमेंडमेंट है, और खुद सोच के बोलना कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। वो पता क्या पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे ABCD, कहेंगे बताओ इसमें से कौन सा बेनिफिट मिलता है कौन सा नहीं मिलता। अब जिसको ये लिस्ट याद नहीं होगी वो आंसर क्या दे के आएगा, तो लिस्ट याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो जी 35CCC, ये किसका है जी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, याद आ रहा है पीजीपी के चैप्टर में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन।
कि अगर कोई खर्चा हुआ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे तो गवर्नमेंट कहती है उसको डिडक्शन मिलती है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में नहीं मिलेगी। और एक है 57(1)(2)(a) फैमिली पेंशन। याद करो अदर सोर्स के चैप्टर में अगर फैमिली पेंशन मिलती है तो डिडक्शन मिलती है ना, जितनी फैमिली पेंशन मिली उसका 1/3 और 15,000 पे विच एवर इज लेस, ऑप्शन 2 में आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये अभी काम खत्म नहीं हुआ, चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C से लेकर 80U, सिर्फ दो सेक्शन छोड़ के, एक तो 80CCD2 और 80JDAA। सर 80CCD2 किसका है? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो 80CCD2 मिलता है, वो मिल जाएगी। 80JDAA याद करो एम्प्लॉयमेंट वाला, तो ये दोनों नॉर्मली किसके हैं? एम्प्लॉयर के हैं। 80JDAA भी एम्प्लॉयर का है, 80CCD2 भी एम्प्लॉयर का है। इन दोनों को छोड़ के सेक्शन 80 का सिंगल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सर पीपीएफ वाला, एलआईसी वाला, मेडिकल वाला कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला? सेक्शन 80 का सिंगल बेनिफिट नहीं मिलेगा इन दोनों को छोड़ के। एग्जाम में क्वेश्चन बना 80C मिलेगा? नहीं मिलेगा। 80CCC नहीं मिलेगा। 80CCD1 नहीं मिलेगा। 80CCD2 यस मिल जाएगा। 80JAA यस मिल जाएगा। 80QQB नहीं मिलेगा। TTA नहीं मिलेगा। 80G नहीं मिलेगा। GG नहीं मिलेगा। 80U नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जी, कुछ भी नहीं मिलेगा। 80 का दो बेनिफिट मिलेंगे, एक तो 80JAA और एक 80CCD2, इन दोनों को छोड़ के कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है जी, ये लिस्ट आपने क्लास में करी होगी, ध्यान रखना ये सारे बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। अब मैं जो डायग्राम की बात कर रहा हूं ना, वो डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूं। बच्चा कहता है सर वो डायग्राम दिखा दो। आपने वो सरचार्ज वाले 15 केस कराए थे ना, उससे सरचार्ज हमारा बहुत आसान हो गया था, और हमें ये विश्वास है जो आप हमें डायग्राम दिखाओगे उससे हमारा ये याद करना भी आसान होगा, 100% आसान होगा। वो डायग्राम मैंने पता कैसे बनाया है, इधर सुना ध्यान से। अब ये सारे बेनिफिट ना आपको ऐसे मिक्स दिए हुए हैं, इसमें सैलरी के भी हैं, हाउस प्रॉपर्टी के भी हैं, पीजीपी के भी हैं, अदर सोर्स के भी हैं, डिडक्शंस के भी हैं। मैंने डायग्राम में क्या कर दिया, मैंने डायग्राम में ना बाइफर्केशन कर दिया, मैंने बाइफर्केट कर दिया कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, अदर सोर्स और डिडक्शन। अब सैलरी में कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वो सैलरी हेड के नीचे है। अब सोच के बोला, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा माइंड में तुरंत क्लिक करेगा सैलरी की लिस्ट, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, अदर सोर्स, डिडक्शन। आपको मैं दिखाता हूं जी, इधर देखो ध्यान से। ये देख लो जी, कहां पे है ये देखो। बातचीत मत करो जी, बातचीत मत करो, एक मिनट रुको। एक तो ना मैंने दिखाया है, बच्चा तुरंत लिखने के लिए बैठ गया, कह रहा भाई पहले ना फटाफट से नोटिंग कर लेता हूँ यार, जल्दी नोटिंग कर लेता हूँ, समझ में तो बाद में भी आ जाएगा। ये वीडियो कहीं जा रही है क्या? मैंने कभी क्लास में ये अनाउंस किया है कि ये जो सेशन चल रहा है खत्म होते ही वीडियो यूट्यूब से उड़ जाएगा? क्या आज तक मैंने कोई वीडियो उड़ाई है? फिर सर वीडियो आपके पास ही रहेगी, नोटिंग बाद में भी कर लेना, पहले समझ लो। ये बेकार की बातें मत किया करो, यही आपको फेलियर की तरफ लेके जाती हैं। फिर मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, बच्चा नोटिंग करने बैठ गया। मैं नहीं खेलूंगा ऐसे। इधर देखो ध्यान से, कोई नोटिंग नहीं करेगा जी, नोटिंग आराम से करना, टाइम और आपको पूरा मिलेगा, वीडियो यूट्यूब के ऊपर रहेगी, आराम से देख लेना। इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहली बात 115 बीएससी एलिजिबल किसके ऊपर है? ओनली इंडिविजुअल, एचयूएफ, वेदर आर और आर सब जानते हैं। अब देखना यहाँ पे स्पेसिफाइड एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस कौन कौन सी है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, अदर सोर्स, क्लबिंग ऑफ इनकम, डिडक्शन। एक बच्चा कहता है सर हेड तो 5 होते हैं, 5 होते हैं, बट कैपिटल गेन का सिंगल बेनिफिट भी इन्होंने नहीं छीना। सर कैपिटल गेन के चैप्टर का आप चेक कर लो, ये आपका बेयर लो है ना, कैपिटल गेन के चैप्टर में सिंगल बेनिफिट भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम कैपिटल गेन का ये बेनिफिट नहीं देंगे। मतलब चाहे ऑप्शन 1 फॉलो करूं चाहे ऑप्शन 2 फॉलो करूं, कैपिटल गेन दोनों में सेम है। इसलिए मैंने इस डायग्राम में कैपिटल गेन कहीं नहीं लिखा। सैलरी के बेनिफिट छीने हैं, हाउस प्रॉपर्टी के छीने हैं, बिजनेस के छीने हैं, अदर सोर्स के छीने हैं, डिडक्शन के छीने हैं, क्लबिंग के छीने हैं, बट कैपिटल गेन का नहीं छीना। आपको देखो इधर सैलरी में, अब इमेजिन करो सैलरी में कौन कौन से हो गए जी? एलटीसी, सैलरी में एलटीसी, दूसरा देखो हाउस रेंट अलाउंस,
तीसरा, अलाउंस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1014 एक्सेप्ट फॉलोइंग अलाउंस, 4 अलाउंस छोड़ के। 4 कौन कौन से? ट्रांसपोर्ट, ट्रेवलिंग, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। उसके बाद सैलरी में और कौन सा था जी? सेक्शन 16 की तीनों डिडक्शन, सेक्शन 16 की तीनों डिडक्शन ये छीन ली। उसके बाद सेक्शन 1017 एमपी एमएलए वाला ये अलाउंस छीन ली। तो देखो सैलरी में बस ये है। इट मीन इसको छोड़ के, ध्यान सुना, इसको छोड़ के सैलरी में कोई भी बेनिफिट होगा ना, सब बेनिफिट मिलेंगे, बस ये नहीं मिलेंगे। बच्चा कहता है बच क्या गया? बच्चा कहता है सैलरी में और बच क्या गया? सर क्या हो गया आपको? सेक्शन 17 के परक्यूजिट कहां गए? मेरे मेहरून, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, 17 के परक्यूजिट कहां गए? क्या उसने परक्यूजिट, क्या उसने परक्यूजिट रोके हैं? कहीं नहीं रोके। सर उसने रोका क्या? अलाउंसेस रोके हैं। उसने रोका क्या? सेक्शन 16 की डिडक्शन रोकी है। उसने रोका क्या? एचआरए रोका है। कहीं पर भी आरएफए नहीं रोका। रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्यूजिट में आरएफए, ऑप्शन 1 लोगे तो भी मिलेगा, ऑप्शन 2 लोगे तो भी मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, मोटर कार फैसिलिटी, वो सारी फैसिलिटी जो सेक्शन 17 में है ऑप्शन 2 वालों को भी मिलेंगी। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड, अब समझ में आ रहा है सर। तो डायग्राम बनाने का रीजन ही क्या है? कभी दिल से थैंक यू भी बोल दिया करो नालायकों। ये डायग्राम बनाने में ना आपको लगता होगा ये है क्या इसमें? सर सोच समझ के रात को बैठ बैठ के आपके लिए काम करना पड़ता है। ये आपके रात को बैठ बैठ के आपके लिए काम करना पड़ता है कि कैसे बच्चों के लिए आसान किया जाए, ताकि बच्चों को लगे ही ना टैक्स मुश्किल है, उसको टैक्स में इंटरेस्ट आए। जो बच्चे टैक्स से डरते हैं ना, उसको प्यार हो जाए टैक्स से। कई बच्चे टैक्स से डरते हैं, मैं आपको प्यार करवाना चाहता हूं। आप एक दिन खुद बोलो कि सर टैक्स पढ़ने में मजा आता है। बोरिंग नहीं होता सर, मजा आता है। ये जिस दिन आप बोलोगे ना, उस दिन मेरी लाइफ सफल हो जाएगी। अब देखो सैलरी में ना बस ये बेनिफिट है, ये सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिलेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में देखो, इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। मतलब लेट आउट हाउस में 24 बी मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलेगा। पीजीपी देखो, पीजीपी के अंदर 3212A एडिशनल नहीं मिलेगा। 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस ये नहीं मिलेगा। 351212A 3513 ये नहीं मिलेगा। 33AB और ABA टी रबर कॉफी वाला ये नहीं मिलेगा। 352AA पेमेंट टू IIT वो नहीं मिलेगा। 352AB ये क्रॉस कर दो, ये क्रॉस कर दो जी। ये यहां पे गलत लिख दिया मैंने। ये 352AB होता ही कंपनी वाले केस में है, तो इंडिविजुअल और HF में तो बात ही नहीं आएगी। उसके बाद 352AA के बाद सॉरी है 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, वो नहीं आपको मिलेगा, बाकी सब बेनिफिट मिलेंगे। एक बच्चा कहता है सर वो सेक्शन 37 है, 37 में आपने कहा था काफी सारे बेनिफिट होते हैं, वो मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। सेक्शन नंबर 36 मिल जाएगा। मतलब जो पीजीपी के बेनिफिट इस लिस्ट के अंदर मैंने लिखे हैं ना, बस वो नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिल जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, ये चेहरे उदास मत बनाओ। आपके उदास चेहरे मेरे दिल में घबराहट पैदा कर देते हैं। आप कहो याद होगा, क्यों नहीं होगा? एक बात मुझे बताओ, अब अगर ये डायग्राम आपके सामने है तो क्या जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ये डायग्राम दिमाग में नहीं खुलेगा? मेरे दिमाग में तुरंत खुल जाता है। ये रहा सैलरी, देखो दिमाग में खुल गया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, अदर सोर्स, क्लबिंग। सैलरी में तुरंत आ रहा, दिमाग में तुरंत आ गया। क्या आया? लीव ट्रेवल कंसेशन। फिर आया HRA, फिर 1014 के सारे अलाउंस, उन 4 अलाउंस को छोड़ के। फिर सेक्शन 16 की डिडक्शन। फिर आपका क्या आया? MP MLA वाले अलाउंस। तो ये सारे तो हैं बस, और क्या रह गया? हाउस प्रॉपर्टी में 24B सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। पीजीपी के अंदर क्या हो गया? एडिशनल डेप्रिसिएशन। उसके बाद 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस। 35 के सारे नहीं, 12 12A 13। उसके बाद जी आपका 35CCC, 352AA, ये आपके सारे बेनिफिट पीजीपी के हैं। और 33AB और 33AB। आगे देखो जी अदर सोर्स में 5712A ये कौन सा आ गया जी? फैमिली पेंशन वाला, ये बेनिफिट छीन लिया। क्लबिंग में सेक्शन 1032 जो एग्जामिशन है 1500 रुपए पर चाइल्ड की, वो छीन लिया। और डिडक्शन में देखो 80C से लेकर 80U, सिर्फ 2 छोड़ के 80CCD2 और 80JJAA। और फिर उसके बाद एक 10AA है, ये बेनिफिट पे आपसे छीन लिया। तो बस ये बेनिफिट छीने हैं जी, इनको छोड़ के सारे बेनिफिट आपको अलाउड हो जाएंगे। कई बच्चे के दिल में पता क्या चल रहा है? कई बच्चे के दिल में पता क्या चल रहा है? मेरे से पूछ लो क्या चल रहा है। आपका दिल और मेरा दिल एक ही है। बच्चा कह रहा है सर भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं
कि विवेक सर ना ये डायग्राम बनवाने के बाद ना हमें क्वेश्चन दे दें, और क्वेश्चन हमें होमवर्क दे दें, होमवर्क, ताकि हम ना ये डायग्राम पहले पढ़ें और घर से मतलब काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दें, जिसमें हम ये बताएं कि कौन से बेनिफिट मिलेंगे कौन से नहीं मिलेंगे, ताकि हमारी अच्छे से रिवीजन हो जाए। हे श्री कृष्ण भगवान, हे माता रानी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज विवेक सर को बोल देना। अब जैसे आपने भगवान जी को बोला, भगवान जी ने मुझे बोल दिया, ए नलायक विवेक, बच्चों की तो बात मानता नहीं। मैंने कहा भगवान जी टेंशन मत लो, मैंने उनका काम किया हुआ है। देखो जी, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख लो, ये घर से मैं क्वेश्चन बना के लाया हूँ जी। ये देखो, यूनिफॉर्म अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कन्वेंस अलाउंस, ट्राइबल एरिया, हॉस्टल, ये सारी चीजें घर से बना के लाया हूँ। देख लो, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन। आपको उस डायग्राम को देख के बताना है कि कौन से अलाउंस मिलेंगे, कौन से बेनिफिट मिलेंगे और कौन से नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये सारा अभी टेंशन मत लो सर, मैंने कहा ना टेंशन मत लिया करो, मस्त रहा करो, मस्त। लो जी, पहले ऐसा करो, पहले ये डायग्राम बनाओ। लो जी, पहले ये डायग्राम बनाओ जी, जल्दी करो। डायग्राम बनाने का मतलब पोज कर लो, और पोज करके ये डायग्राम बनाना है जी आपने। क्या कह रहे हो? कि मैंने अमेंडमेंट क्लास में कराया था कि सेक्शन नंबर 115 बीएससी अगर एक बार ले लोगे तो फिर दोबारा नहीं ले सकते। हाँ, कराया था मैंने ऐसा कुछ। अच्छा, वो समझा दूं? अभी समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो सर। अभी मेरा 115 बीएससी खत्म कहाँ हुआ? अभी 115 बीएससी खत्म नहीं हुआ। अभी तो मैं वो लिस्ट जो है कि कौन से अलाउंस नहीं मिलेंगे, कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे, उसका डायग्राम बनवा रहा हूँ। ठीक है, 115 बीएससी लेने के बाद अब उसे बाहर आ सकते हो, नहीं आ सकते, और हर साल देखना पड़ेगा, लाइफ में एक बार मिलेगी, वो सारी बातें अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लो जी, यहां पोज करके एक बार लिख लेना जी। यहां पोज करके एक बार लिख लेना। उसके बाद ये मैं ऊपर कर रहा हूँ जी, अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये लो। अब यहां पोज करके एक बार लिख लेना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। लो जी, अब यहां पोज कर लिया आपने। अब यहां पोज करके लिख लेना, क्लास खत्म होने के बाद आराम से, ये लो जी। ये सारा सैलरी के नीचे ही है, सेक्शन 16 सैलरी का, ध्यान रखना। अब यहाँ पोज करके एक बार लिख लेना जी, और ये लो जी। अब जाके हमारा ये पूरी टेबल बन गई, पूरी टेबल हमारी बन गई जी। अब ये कई बच्चे अभी लिख रहे हैं जी, अभी टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि अभी हमें रिवीजन पूरी करनी है। क्योंकि सर हमारे पास देखो 1-1.5 घंटा ही होता है। ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाएगी आराम से बैठ के तसल्ली से तब लिख लेना। अभी पोज मैंने मतलब यहाँ पे टाइम दे दिया आपको कि पोज कर करके लिख लेना। ठीक है, अब उसके बाद अब ये क्वेश्चन जो मैं घर से लाया हूँ जी, ये लो। अभी एग्जाम्पल है, आपको ना सामने ये बताना है कि ये बेनिफिट अलाउड होंगे या अलाउड नहीं होंगे। जो अलाउड होंगे उसके सामने अलाउड, जो अलाउड नहीं होंगे उसके सामने नॉट अलाउड। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि आप कितने बढ़िया बच्चे हो। ठीक है, और देखूंगा कमेंट बॉक्स में किन किन ने आंसर दिया, और मैं उन बच्चों का नाम लूंगा जिनका आज मैं नाम लेने से भूल गया, और उनका भी ले सकता हूं जिनका आज मैंने ली है। तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, आंसर सारे देंगे। ठीक है, यहां तक पोज करके लिखना। उसके बाद जी फिर ये लो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A, इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन केस ऑफ लेट आउट हाउस। यहां तक हो गया जी। उसके बाद ये लो जी, अब यहां तक पोज करके लिख लो। सर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने आपको दे दी है ना, इस एग्जाम्पल को करने के बाद वो लिस्ट आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। और अगर वो लिस्ट याद हो गई फिर तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, उसको छोड़ के सारे मिल जाएंगे। बस वो नहीं मिलेंगे, उसको छोड़ के सारे मिल जाएंगे। ठीक है जी, लो जी, अब यहां पर ये लो, पोज करके यहां पे लिख लो जी। लो जी, तो अब जाके ये आपने घर से क्वेश्चन करके आना है। अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 20-25 पॉइंट है। अब ये 20-25 पॉइंट ना आपको ये देखना है कि उस लिस्ट में कौन कौन से पॉइंट कवर है। अब जो भी उस लिस्ट में कवर है उसके आगे नोट अलाउड आएगा, बाकी सबके आगे अलाउड आएगा। अब मैं यही देखना चाहता हूं कि आप कितने बढ़िया से क्वेश्चन करके आते हो। ठीक है जी, तो अब जाके मैं ये मान सकता हूं जी, आपने ये वाला पॉइंट पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया, ये हमारी रिवीजन हो चुकी है। अच्छा, अब सुना ध्यान से, अब एक पॉइंट यहां पे मुझे और बताना है। अगर आप ऑप्शन 2 लेते हो, ध्यान सुना, अगर आप ऑप्शन 2 लेते हो
ऑप्शन वन अगर आप लोगे, एक बार बोलना ऑप्शन वन अगर आप लेते हो, ऑप्शन वन का मतलब नॉर्मल। याद करो आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म कर सकते हो, ये आपने क्लास में पढ़ा हुआ है। और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप दूसरे हेड की इनकम से भी खत्म कर सकते हो, बट 2 लाख तक, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। इट मीन हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हेड की भी इनकम से खत्म हो सकते हैं, बट वो 2 लाख तक हो सकते हैं। बट गवर्नमेंट कहती है अगर 115 बीएससी लेना चाहते हो तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही खत्म होंगे और कहीं से खत्म नहीं होंगे। मेरी पूरी फैमिली ध्यान दे जी, अगर 115 बीएससी लेना चाहते हो, वैसे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हेड की भी इनकम से खत्म हो सकते हैं 2 लाख तक। बट अगर ऑप्शन 2 ले लिया आपने, नई स्कीम ले ली, तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म हो सकते हैं। और ये बात मैं नहीं करा, देखो यहां पे लिखा हुआ है विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस, और क्या लिखा हुआ है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म करोगे, बाकी लॉस कैसे सेट ऑफ करोगे वो सेम ट्रीटमेंट है। बट हाउस प्रॉपर्टी में बात ध्यान देना कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म करोगे, दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात अपने क्लास में की होंगी जी। देखो फिर आगे लिखा है नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। हमें पता है कि नॉर्मल मिलता है, एडिशनल नहीं मिलता, ये बात ध्यान देना जी। उसके बाद ना अब यहाँ पे इधर देखो ध्यान से, अब ये मुझे बताना है, अब प्लीज यहाँ पे शांत हो जाओ जी, सिर्फ 5 मिनट शांत हो जाओ, 5 मिनट शांत हो जाओ। और ये पॉइंट ऐसा है जी आपके एग्जाम में कंफर्म, ये लगा लो अगर पेपर बन चुके हैं तो क्वेश्चन बन चुका है, नहीं बने तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। बहुत ध्यान सुना, सिर्फ 5-7 मिनट की बात है। एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर ये मान लो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, और ऑप्शन टू एक कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। अब ऑप्शन 2 दिखाने में क्या कह रहा है, रेट ऑफ टैक्स कम है, बट जब उसकी रियलिटी पता लगी तो काफी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। तो देखने में लग रहा है रेट ऑफ टैक्स कम है, बट अगर रियलिटी पता लगेगी तो काफी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, तब वो रेट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब गवर्नमेंट कहती है, ध्यान सुना, गवर्नमेंट कहती है कि भैया 115 बीएससी लेने से पहले ना हमारी कुछ बातें सुन लेना, फिर ये मत कहना बाद में बताई नहीं थी। पूरी क्लास ध्यान सुना, पूरी क्लास, पूरी फैमिली के बच्चे, जितने बच्चे सामने बैठे हैं मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। 115 बीएससी कहना चाह रहा है कि इस ऑप्शन को लेने से पहले मेरी कुछ बातें सुन लेना। मैं क्या सुनाऊं जी? कह रहे 2 लोग खड़े हो जाओ, 2 लोग खड़े हो जाओ मेरे सामने। मैं कह रही कौन कौन से? कहते एक तो वो खड़े हो जाओ जिनकी बिजनेस की इनकम है, एक वो खड़े हो जाओ जिनकी बिजनेस की इनकम नहीं है। बिजनेस प्रोफेशन मतलब बिजनेस या प्रोफेशन दोनों की इनकम है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये जो मैं यूट्यूब पे क्लास डाल रहा हूं ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जो रेगुलर बैच वाले बच्चे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के जो टैक्स और एडवांस टैक्स लेते हैं उनसे फीस मैं चार्ज करता हूं। अब जो मेरी इनकम होगी, सोच के बोलना, बिजनेस प्रोफेशन की है मतलब मेरी इनकम प्रोफेशन की है, तो गवर्नमेंट कह रही विवेक तू इस साइड खड़ा हो जा। एक बच्चा कहता है सर मेरे फादर की ना बिजनेस की इनकम नहीं है, सैलरी की इनकम है, 115 बीएससी कहता है उनको यहां खड़ा कर दो। मतलब बिजनेस को छोड़ के कोई भी इनकम हो वो सेकंड कैटेगरी है, अगर बिजनेस की इनकम होगी तो फर्स्ट कैटेगरी है। अब पूरी क्लास ध्यान दे जी, कोई बच्चा बाहर की बातें नहीं करेगा, पूरी क्लास ध्यान दे। मैं हूं बिजनेस वाला, मैं प्रोफेशन वाला, 115 बीएससी मुझे बुला रहा है, कह रहे इधर आ भाई विवेक इधर आ। मैं कहा हाँ जी। कह रहे 115 बीएससी, ध्यान सुना, 115 बीएससी मुझे क्या कह रहा है, कह रहा देख भाई या तो तू ओप्ट मुझे मत कर, या तो तू 115 बीएससी मत ले, और अगर तू 115 बीएससी लेगा तो हम तुझे बाहर नहीं आने देंगे, और अगर तू एक बार बाहर आ जाएगा, तुझे एक मौका बाहर आने का दिया जाएगा, अगर तू एक बार बाहर आ गया फिर दोबारा तुझे 115 बीएससी में नहीं आने देंगे। मैं कहा मतलब एक बार दोबारा बताओ, मुझे समझ में आ गया, बच्चों को नहीं आया, बच्चों को बताओ। 115 बीएससी कह रहा है, सुनो दी विवेक सर की फैमिली के बच्चे, कि मैंने विवेक सर को यह समझाया है कि अगर कोई बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है, या तो वो 115 बीएससी में आए नहीं, अगर आ जाए तो यहां से जाए नहीं।
कुछ लाइनें सुनाऊंगा, लाइनें याद कर लेना। या तो बिजनेसमैन 115 बीएसी में आए नहीं, अगर आ जाए तो यहां से जाए नहीं, और अगर चला जाए तो फिर दोबारा लौट के आए नहीं। ओ माय गॉड सर, एक बार दोबारा बताना, ये लाइनें तो बहुत कमाल की हैं। बेयर लॉ में तो कितना मुश्किल लिखा है, बेयर लॉ में जो लिखा है उसी की लाइनें बोल रहा हूं कि बिजनेसमैन या तो ये ऑप्शन ले नहीं, अगर ऑप्शन ले लें तो फिर वापिस नहीं आए, और अगर वापिस आ गए फिर दोबारा से इस ऑप्शन में नहीं जाएं। ये गवर्नमेंट कहते हैं बिजनेसमैन को। मतलब बच्चा कह रहा है सर, अगर एक बार बिजनेसमैन ऑप्शन ले लेता है तो क्या उन्हें बाहर आने का एक मौका मिलता है? एक मौका मिलता है, एक मौका, सिर्फ एक मौका। क्यों? उसको ये ना लगे कि मुझे 115 बीएससी में फंसा दिया गया है। अगर गलती से बिजनेसमैन 115 बीएससी में घुस गया और 115 बीएससी ने जकड़ लिया कि मैं नहीं जाने दूंगा, तो मैंने कहा बस एक बार जाने दो बाबूजी, बस एक बार जाने दो। तो अगर 115 बीएससी ने छोड़ दिया, अगर एक बार बाहर आ गया, दोबारा 115 बीएससी मेरे लिए नहीं है, बस ये बात ध्यान देना। तो मेरी पूरी, अरे सैलरी वाले जो अदर देन बिजनेसमैन है ना, वो देख रहे हैं, कह रहे भाई साहब, कह रहे हम लेना लें, अगर ये हाल इनका हो रहा है तो मैंने कहा टेंशन मत लो, तुम्हारे केस में लो अलग है। अगर बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है उस केस में लो अलग है, अगर बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है उस केस में लो अलग है। एक बच्चा कहता है सर बिजनेस के साथ दूसरी इनकम भी है, तो क्या होगा? भैया इनकम तो टोटली करोगे ना, नालायकों, इनकम तो टोटली करोगे, टोटल इनकम निकालोगे। अगर टोटल इनकम में थोड़ी सी भी इनकम बिजनेस प्रोफेशन की है तो भैया तुम्हारे ऊपर वही लो लगेगा जो बिजनेस वाले केस में लगता है। अगर तुम्हारी टोटल इनकम में बिजनेस की इनकम नहीं है, प्रोफेशन की इनकम नहीं है, फिर जाके दूसरा लो लगेगा। अब कई बच्चों के फादर साहब सामने बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारे केस में बता दो जी। अंकल आपके केस में आप हर साल आप चूज करोगे आपको ऑप्शन कौन सा लेना है। आपके केस में कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कभी भी जाओ। बढ़िया लगता है तो ऑप्शन लो, नहीं बढ़िया लगता अगले साल मत लो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन वाले अगर एक बार ले चुके हैं तो दोबारा कभी नहीं आ सकते बाहर। एक बार मौका मिलेगा, अगर वो बाहर आ गए फिर दोबारा कभी 115 बीएससी नहीं ले सकते। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान देना जी। अब मैं लास्ट टाइम बोलूंगा कुछ लाइनें लास्ट टाइम बोलूंगा जी। 115 बीएससी, 115 बीएससी बिजनेसमैन वाले ध्यान दें, अगर बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, या तो 115 बीएससी में आए नहीं, अगर आए तो फिर वापिस जाए नहीं, अगर आए तो वापिस जाए नहीं, अगर वापिस जा रहे हैं तो फिर दोबारा से लौट कर आए नहीं, बस ये बात ध्यान देना। और सैलरी वाले, कैपिटल गेन वाले, हाउस प्रॉपर्टी वाले, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, बट जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो रिटर्न की ड्यू डेट से पहले हमें बता देना कि आप लेना ऑप्शन कौन सा चाहते हो। मतलब जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे ड्यू डेट या उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप ऑप्शन 1 में जाना चाहते हो, ऑप्शन 2 में जाना चाहते हो। ठीक है जी, बाकी सारे नोट्स मैंने क्लास में दिखाए हुए हैं आपको, आपके पास नोट्स बने होंगे, आपने पढ़े होंगे, उम्मीद करूंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी जी। ठीक है, तो बस ये क्रक्स मुझे बताना था जी, क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो भैया बिजनेसमैन वाले केस में रिस्ट्रिक्शन है, बट अदर देन बिजनेसमैन वाले केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप हर साल आ सकते हो, हर साल जा सकते हो, बट बिजनेसमैन या तो आए नहीं, अगर आए तो फिर जाए नहीं, अगर जाए, एक बार जाए तो फिर वापिस लौट के मत आए, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, बाकी आपके सामने नोट्स हैं। ठीक है, अमेंडमेंट नोट्स हैं, अमेंडमेंट क्लास हैं, आप वहां से एक बार पढ़ सकते हो। देखो मैंने यहीं पे लिखा हुआ है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ assessee of such scheme then he is bound for lifetime by the section, but he is given one opportunity in lifetime to opt out, in that case he will opt out for lifetime. उसके बाद if assessee ceased to have business profession in a previous year then he is liberty to opt out or opt in this section for every year. मतलब क्या है? अगर आप बिजनेस प्रोफेशन बंद कर देते हो, बिजनेस बंद कर देते हो, आपकी दूसरी इनकम है, फिर आप नॉर्मल केस में आ जाओगे, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, बट जब तक आपका बिजनेस कैरी रहेगा, जब तक प्रोफेशन कैरी रहेगा, आप वाले केस में रिस्ट्रिक्शन बनी रहेगी, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने पढ़ी थी जी। ठीक है, तो अब जाके 115 बीएससी एक तरह से कंप्लीट हो गया। लास्ट टाइम टैक्स के रेट हमारे क्या लगेंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है जी, सरचार्ज सेम है, सेस सेम है, रिबेट सेम है, बट अगर ये स्कीम लेना चाहता हूं काफी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे? सैलरी में अलग है, हाउस प्रॉपर्टी में अलग है, बिजनेस में अलग है, अदर सोर्स में अलग है, क्लबिंग में अलग है, डिडक्शंस में अलग है। उसका डायग्राम मैंने आपको बनवा दिया।
एक मैंने घर से क्वेश्चन दी है, उसमें आपको लिख के आना है अलाउड क्या होगा, डिसअलाउड क्या होगा, वो सारी बातें आपको लिख के आनी है। ठीक है, तो अब जाके फाइनली इंडिविजुअल वाले ना, इंडिविजुअल और एचएफ वाले कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो जाते हैं। कई बच्चे कह रहे हैं सर अब ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमने पहले सही ढंग से नहीं पढ़ा था। अब नालायकों, अब आप एक बात सोच के बताओ, अब मैं क्या लेक्चर नंबर 1 पे 6 लेक्चर लगाऊं? सर अब रेगुलर बैच वाले बच्चों में तो 6 7 लेक्चर लग जाते हैं, आपको मैं इतने लेक्चर कैसे लगाऊं? ठीक है, अब रिवीजन ये मैंने लेक्चर फिर भी ज्यादा लगा दिए जी, क्योंकि अमेंडमेंट थी, मुझे था मैं जल्दबाजी ना करूं। ठीक है, बट मैं दोबारा से बोलूंगा, जब नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा, चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस, तो प्लीज एक बार आप रिवीजन करके आना सर, क्योंकि जहां थोड़ी सी स्पीड फास्ट होगी, मैं उम्मीद करूंगा आप उस स्पीड को पकड़ोगे। क्योंकि अगर बिल्कुल स्लो लेके चलूंगा ना, आपको भी मजा नहीं आएगा और ऐसा लगेगा रेगुलर बैच चल रहा है। और हमें करनी है रिवीजन, हमें रिवीजन करनी है, ताकि जो एक बार पहले पढ़ा है वो समझ में आए। नहीं तो सर फिर इनकम टैक्स की रिवीजन पूरी नहीं हो पाएगी एग्जाम से पहले, ये बात ध्यान देना। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 22 से 24 घंटे में रिवीजन सिर्फ तब होगी अगर एक बार आप पहले पढ़ के आओगे। आप ये सोच के बैठोगे कि मैं विवेक सर के ही डिपेंडेंट हूं, वो चीज गलत है। सिर्फ एक बार पहले पढ़ाओ, एक बार आपने पहले पढ़ाओ, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपका बाकी सब चीजें पक्की होती रहेंगी। ठीक है, चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब इसके बाद देखो जी, ये सारी बातें, अब ये क्वेश्चन हम करेंगे संडे को, क्वेश्चन हम करेंगे संडे को। अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, पार्टनरशिप फर्म वाले केस में जी। अब यहाँ पे आओ, पार्टनरशिप फर्म के रेट देख लो जी। पार्टनरशिप फर्म में कोई अमेंडमेंट नहीं है जी। पार्टनरशिप फर्म में पहले भी रेट क्या एप्लीकेबल था, 30%, अब भी रेट एप्लीकेबल क्या है, 30%। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो भी इनकम होगी विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट, जो इनकम होगी 30% रेट आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म वाले केस में सरचार्ज क्या लगेगा जी? जल्दी बोलो, पार्टनरशिप फर्म वाले केस में सरचार्ज क्या है? अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज है। मतलब यहां पे वो नहीं है, 4 रेट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म वाले केस में एक ही रेट है। अगर इनकम मोर देन 1 करोड़ होगी 12% सरचार्ज होगा, सेस आपका 4% लगेगा, और यहां पर भी एमआर निकलेगा। सर यहां पे एमआर कैसे निकलेगा? सेम वैसे ही, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है टैक्स निकाल लो। कंपैरिजन करो, अगर इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता, फिर टैक्स का इंक्रीमेंट, इनकम इंक्रीमेंट, जहां हार्डशिप होगी वहां एमआर मिलेगा। बट ध्यान देना, पार्टनरशिप फर्म वाले केस में सरचार्ज आपका एक ही एप्लीकेबल होगा, 12%, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी। और कोई भी एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है, एग्जाम्पशन लिमिट है 0। रेट स्टार्टिंग से ही 30% एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो। और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप फर्म वाले केस में देखो जी, रेट 30% है, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो 12% सरचार्ज है, और जहां सरचार्ज होगा उस केस में आपका एमआर मिलेगा, और देखो सेस आपका 4% एप्लीकेबल होगा। ये सारी बातें की है। उसके बाद ये अगला रेट ऑफ टैक्स है लोकल अथॉरिटी। अब जो आपकी लोकल अथॉरिटी है ना, उस केस में भी कोई भी चेंज नहीं है। याद करो आपने क्लास में क्या पढ़ा था जी, लोकल अथॉरिटी वाले केस में रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, 30%, आज भी 30% है। सरचार्ज क्या पड़ा था, वही सेम पार्टनरशिप फर्म वाला, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी तो 12% सरचार्ज, वही सेम है। जहां सरचार्ज होगा उसकी वजह से अगर हार्डशिप होगी एमआर मिलेगा, वही सेम है। सेस कितना लगेगा, 4%, वही सेम है। एक बच्चा कहता है सर फिर तो वो पार्टनरशिप फर्म वाला और लोकल अथॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट सेम हो गया ना, दोनों सेम है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पार्टनरशिप फर्म का बने या लोकल अथॉरिटी का बने, दोनों के रेट ऑफ टैक्स सेम है, दोनों के सरचार्ज सेम है, और दोनों ही केस में एमआर निकालने का तरीका सेम होगा, और दोनों ही केस में सेस बिल्कुल सेम लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे याद कर लेना कि चाहे लोकल अथॉरिटी हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, इन दोनों में रेट के बेस पे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये लोकल अथॉरिटी होगा, देखो मैंने ऊपर लिखा भी है नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद अब आना जी कंपनी वाले केस में। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, कंपनी वाले केस में क्या होगा। इधर ध्यान सुना चाहिए, कंपनी वाले केस में भी ना कोई चेंज नहीं है, बस एक माइनर सा चेंज है, माइनर सा। याद करो कंपनी वाले केस के अंदर मैंने कहा था रही, कंपनी की ना 2 कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी रही, या तो वो होगी डोमेस्टिक कंपनी या वो होगी फॉरेन कंपनी। अब अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है, बच्चा ये ध्यान दे जी, अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी के तो हर केस में 40% रेट एप्लीकेबल होगा। मतलब फॉरेन कंपनी की जितनी इनकम होगी उस इनकम का 40% रेट एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान देना। और अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसके 2 केस होंगे, या तो वो कंपनी होगी छोटी या वो कंपनी होगी बड़ी। अब साक्षी कहती सर, मैंने कहा हाँ, कहते सर बाइफरकेशन कैसे करेंगे कि ये कंपनी छोटी है ये कंपनी बड़ी है, उसकी टर्नओवर के बेस पे। और याद करो सर,
आपको मैंने कहा था अमेंडमेंट क्लास में, इसमें चेंज क्या आया है? चेंज ये आया है कि जिनके एग्जाम दिसंबर में थे वो चेक करते थे अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक है प्रीवियस ईयर 17-18 की, या हाँ या ना तो बोल दो, आपके पास नोट्स होंगे। अगर अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी तो आप बहुत नुकसान कर रहे हो अपना, मेरा नहीं, अपना बहुत नुकसान कर रहे हो अगर बिना अमेंडमेंट क्लास के बैठे हो आप यहाँ पे। कई बच्चे ना ये सोच के, कई बच्चे होते हैं ना शॉर्टकट शॉर्टकट, भैया दूसरे बच्चे को बोलते हैं अरे भाई रिवीजन क्लास कर लियो, उसमें भी अमेंडमेंट कराएंगे, थोड़ी बहुत कराएंगे, छोटी छोटी कराएंगे, वही कर लियो ना यार, क्या फर्क पड़ेगा। उनको ये नहीं पता एग्जाम में क्वेश्चन अगर बन गया तो बेचारे मारे जाएंगे, फिर बाद में फिर दोबारा डिटेल पढ़ना पड़ेगा ना, तब दिक्कत आएगी उनको। याद करो अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने बताया था कि दिसंबर के एग्जाम तक प्रीवियस ईयर 17-18 था, अब वहां पे हो चुका है 18-19, क्योंकि हमारे जून के एग्जाम में या दिसंबर के एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जिस डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 में 400 करोड़ तक है ना, उस कंपनी पे रेट एप्लीकेबल होगा 25%, और जिसकी टर्नओवर 18-19 की 400 करोड़ से ऊपर है उस पर रेट एप्लीकेबल होगा 30%। तो मेरी फैमिली का बच्चा ये सुन ले जी, चेंज कोई भी नहीं है, रेट ऑफ टैक्स पहले भी सेम थे, रेट ऑफ टैक्स आज भी सेम है। फर्क ये है कि जो टर्नओवर 17-18 की चेक करते थे अब 18-19 आ गया जी, क्यों? क्योंकि फाइनेंस एक्ट चेंज हो गया। तो जिन्होंने अभी तक अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी अपने नोट्स में चेंज कर लो और अमेंडमेंट क्लास देख लेना, 17-18 की जगह 18-19 कर लेना जी, यहाँ 25% लगेगा या 30% लगेगा, और सरचार्ज जो पहले थे वही सेम लगेंगे जी। सरचार्ज क्या था डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में? अगर इनकम 1 करोड़ तक है ना तो डोमेस्टिक में कोई सरचार्ज होगा ना फॉरेन कंपनी में कोई सरचार्ज है। अगर इनकम डोमेस्टिक कंपनी की 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है तो डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में 7%, फॉरेन कंपनी वाले केस में 2%। और अगर इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा होगी उस केस में 12% लगेगा और वहां पे लगेगा 5%। तो याद करो डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में पहले भी आपने दो रेट किए होंगे, 5%, सॉरी 7% और 12%, और फॉरेन कंपनी वाले केस में 2% और 5% आज भी सेम है। तो 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक 7%, और अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर होगी तो 12%, और फॉरेन कंपनी वाले केस में या तो 2% लगेगा या 5% लगेगा। अब नेहा कहती कहती सर क्या इस केस में एमआर मिलेगा? नेहा एमआर तो हर केस में मिलेगा, जहां जहां सरचार्ज की बातें मैं कर रहा हूं ना, अगर वहां सरचार्ज लगने की वजह से हार्डशिप होगी उस केस में एमआर मिलेगा ही मिलेगा, और सरचार्ज निकालने का वही तरीका होगा जो आपने इंडिविजुअल वाले केस में किया था। बट फर्क ये होगा कि वहां स्लैब रेट थे या फ्लैट रेट है, यहां वहां पे एग्जम्पशन लिमिट थी या एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, बाकी सारी बातें सेम है। यहां पर भी सेम तरीका फॉलो करोगे, आपका एमआर आएगा, एमआर माइनस करने के बाद जो टैक्स आएगा उसमें 4% सेस ऐड करोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, टर्नओवर 18-19 में 400 करोड़ तक है तो 25, टर्नओवर अगर उससे ऊपर है तो 30% जी, सरचार्ज या तो 7% या लगेगा 12%, वही सारी बातें लिखी हैं जी। उसके बाद जी उस केस में अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करूंगा, कहां गया, एक मिनट रुको, फॉरेन कंपनी वाले केस में आपका नॉर्मली केस में लगेगा 40%, बट अगर रॉयल्टी की इनकम होती है उस केस में 50% है। तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे रॉयल्टी की इनकम पे इतना ध्यान मत दें, नॉर्मल ध्यान दें। नॉर्मल केस में 40% है, कुछ केस में 50% भी है, वो रॉयल्टी वाले केस में है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, मेन ध्यान देना है कि हर केस में 40% है। मतलब यहां 400 करोड़ की टर्नओवर की बात नहीं है, इंडियन कंपनी वाले केस में टर्नओवर देखनी है, फॉरेन कंपनी वाले केस में नहीं देखनी। उसके बाद देखो जी सरचार्ज, यहाँ पे 2% लगेगा या 5% लगेगा, और जहां सरचार्ज होगा उस केस में एमआर भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, और सेस कितना लगेगा जी, 4% सेस लगेगा, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। अच्छा अब यहां पे ना डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में याद करो, आपने क्लास में किया होगा एक सेक्शन 115 बा और 115 बाब होता है, याद आ रहा है कुछ आपको, 115 बा और 115 बाब। अब अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है उसमें इस रेट के अलावा ना दो रेट और भी होते हैं, या तो होता है 22% या होता है 15%। इसकी रिवीजन मैं कराऊंगा पीजीबीपी के चैप्टर में, क्योंकि ये दोनों सेक्शन जो है उससे लिंक करते हैं। तो जब हम पीजीपी के चैप्टर में रिवीजन करेंगे तो 115 बाब भी अच्छे से रिवाइज करेंगे और 115 बाब भी करेंगे। अभी बस ये ध्यान देना कि डोमेस्टिक कंपनी में या तो 25 या 30, वो डिपेंड करता है टर्नओवर पे। जो 22% वाला रेट है और 15 वाला रेट है वो एप्लीकेबल कब होगा उसको हम पीजीपी के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना,
कि सर वो रेट हमारे रह गए हैं, क्योंकि पीजीपी के अंदर मैंने बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया हुआ है। जब मैं उस डायग्राम के ऊपर आऊंगा आपको ये सेक्शन लगेंगे बिल्कुल बच्चों वाले, बिल्कुल आसान लगेंगे। तो अब पीजीपी करेंगे, इसकी रिवीजन कर लेंगे। अभी बस इतना ध्यान दो कि अभी आपको वही रेट करने हैं। टर्नओवर 400 करोड़ तक होगी तो 25%, अगर उससे ऊपर होगी तो 30%, फॉरेन कंपनी के हर केस में 40%। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये आपके रेट ऑफ टैक्स हैं और ये आपके सरचार्ज एप्लीकेबल होंगे। अब आ जाओ यहां पे, जहां पे चेंज आया है रेट ऑफ टैक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं सर, एक बात मैंने सोच के बताना। अमेंडमेंट क्लास में वैसे हम डिटेल में कर चुके हैं, बट अभी रिवीजन करानी है तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। याद करो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने क्लास में किया होगा जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना पहले रेट एप्लीकेबल क्या थे, अगर इनकम 10,000 तक है तो उस केस में 10%, अगर इनकम 10,000 से ऊपर है, 20,000 तक है तो 20%, अगर इनकम 20,000 से ऊपर होगी तो रेट लगेगा 30%। ये बातें आपने पहले की होंगी। सोसाइटी वाले केस में अगर इनकम 10,000 तक है फिर तो कोई टैक्स नहीं है, सॉरी टैक्स 10% है। अगर 10,000 से ऊपर है, 20,000 तक है तो 20%, अगर इनकम 20,000 से ऊपर होगी तो 30% रेट लगेगा। अब इंडिविजुअल और एचईएफ में जैसे एक सेक्शन 115 बीएसी आया था ना, वैसे ही सोसाइटी वाले केस में सेक्शन नंबर 115 बीएडी आ चुका है। सोसाइटी वाले केस में एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया 115 बीएडी। कई बच्चों के चेहरे देखो, तोते उड़ गए उनके तोते। अरे भाई इतनी अमेंडमेंट आई हैं क्या? हमने तो अमेंडमेंट क्लास देखी नहीं थी, हमने कहा था रिवीजन क्लास में कर लेंगे। अच्छा, और मेरा गला जो कह कह के थका, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया विवेक सर थोड़ा कम बोला करो, आपके गले में प्रॉब्लम है। मैं उनको क्या समझाऊं कि बच्चे ऐसे नालायक है, मेरी बात सुनते नहीं है। सर अगर डिटेल में अमेंडमेंट क्लास नहीं देखोगे आपके एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इनकम टैक्स में काफी अमेंडमेंट है, आपको मैं पहले बोल दूं, पहले ही बोल दूं, रेजिडेंशियल स्टेटस में काफी अमेंडमेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन कराने से पहले एक बार अमेंडमेंट क्लास देख लेना, रिवीजन तब करोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। बिना अमेंडमेंट क्लास के रिवीजन करोगे या बिना पुराना कॉन्सेप्ट पढ़े रिवीजन करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको दिखाऊंगा ऐसी अमेंडमेंट्स आई है, आपके माइंड के ना ये कई चीजें खुल जाएंगी, ये नसें खुल जाएंगी आपकी, आप कहोगे है क्या ये। बट वो बहुत बढ़िया समझा दूंगा, डायग्राम समझा दूंगा, बट कब, अगर आपने अमेंडमेंट क्लास पहले सही ढंग से देखी है। क्योंकि सर हर चैप्टर में अमेंडमेंट है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि अगर आप डायरेक्टली बस यहां पढ़ने के लिए बैठ गए, फिर आप पता क्या करोगे, ये डिसलाइक का बटन ठोकोगे और मुझे थोड़ा फिर हर्ट होगा। कम से कम लाइक का बटन ठोक दिया करो, दबाना ऐसे नहीं मत क्या करो, ठोक 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 दो लाइक का बटन। बच्चा कह रहे हैं, कई बच्चे तो जान के देखो डिसलाइक का बटन ठोक देते हैं, नालायक बच्चे हैं, मजे लेते हैं मेरे। इधर देखो ध्यान से, अब इधर चेक करना जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में अगर इनकम 10,000 तक है 10%, अगर इनकम 10,000 से ज्यादा है 20,000 तक है 20%, अगर इनकम 20,000 से ऊपर है 30%। ये आपने पहले भी किया था। अब एक नया सेक्शन आ गया जी 115 बीएडी। यहां पे क्या है, वही दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन 1 पुरानी स्कीम या 115 बीएडी नई स्कीम। बच्चा कहता है सर 115 बीएडी में क्या गवर्नमेंट ने ये ऐसे स्लैब रेट बनाए हैं या क्या किया, फ्लैट रेट बनाया, फ्लैट रेट। गवर्नमेंट ने फ्लैट रेट बना दिया। गवर्नमेंट कह रही कि अगर कोई सोसाइटी ऑप्शन 1 फॉलो नहीं करना चाहती ना, ऑप्शन 2 में फ्लैट 22% टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कोई 10% नहीं, कोई 20% नहीं, कोई 30% नहीं, जो इनकम दी होगी 22% रेट एप्लीकेबल होगा, बात खत्म। एक बच्चा कहता है सर फिर तो जिस सोसाइटी की इनकम 20,000 से ऊपर होगी उस पर 30% है तो 22% वाला रेट यूज करेगी ना, उसको बेनिफिट वहां होगा। मैंने क्या बोला था, हाथी के दांत, बोलो बोलो, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। यहां पर भी कई सारे बेनिफिट गवर्नमेंट ने छीन लिए हैं। गवर्नमेंट कहते हैं 115 बीएडी आपको सिर्फ तब मिलेगा अगर ये सारे बेनिफिट आप नहीं लोगे। और वो कौन से बेनिफिट हैं, ऑलमोस्ट वही बेनिफिट हैं जो आपने 115 बीएससी के अंदर देखे थे। उसमें कुछ बाइफर्केशन है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। आपको मैं दिखा देता हूं जी, देखो जी। अच्छा, सरचार्ज कितना लगेगा, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी यहाँ पे 12% सरचार्ज है। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी 12% सरचार्ज है। बट अगर आप 115 बीएडी वाला ऑप्शन लेते हो ना, अगर आप 22% वाला ऑप्शन लेते हो तो ध्यान रखना स्टार्टिंग से ही 10% सरचार्ज लगेगा। सर बहुत खतरनाक है जी। अगर किसी सोसाइटी ने 115 बीएडी वाला ऑप्शन लिया तो 1 करोड़ की वेट नहीं करेंगे, 1 करोड़ की वेट नहीं करेंगे। अगर ये ऑप्शन लेगा तो 22%
प्लस में 10% सरचार्ज, प्लस में 4% सेस। तो आपको मैं दिखाता हूं, देखो जी, ये देखो, स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल टू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यूली इंसर्टेड 115 बीएडी। देखो ये क्या लिखा है, एनी इनकम, कोई भी इनकम हो, फ्लैट 22% टैक्स लगेगा, और आपका 10% सरचार्ज हर केस में एप्लीकेबल होगा, और 4% सेस आपका हर केस में एप्लीकेबल होगा। देखो यहाँ पे लिखा है। तो एक बार इफेक्टिव रेट निकालना चाहिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन गया कि 115 बीएडी में इफेक्टिव रेट क्या है, तो क्या लिख के आओगे, 22% प्लस में 10% प्लस में 4%, तो इफेक्टिव रेट बनेगा 25.168%। ये आपका इफेक्टिव बनेगा। क्या कह रहे हो, 25, हाँ 22% प्लस में 10, आपने 32 कर दिया, नालायक। सर ये 10% सरचार्ज है, इसमें 10 ऐड नहीं करना, 22% जो है उसका 10% निकालना है। हाँ, कैसे कैसे नालायक बच्चे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे ऐसी। बच्चा 32 कह रहे कुछ। सर 22%, 22% का 10% निकालो, फिर उसमें ऐड करो, फिर उसका निकालो 4%, फिर 25.168% जो होगा ये इफेक्टिव रेट होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि सेक्शन 115 बीएडी में इफेक्टिव रेट क्या है, तो इफेक्टिव रेट क्या निकल के आएगा, आपका ये वाला निकल के आएगा जी। मेरी बात समझ में आ रही है? इफेक्टिव रेट आपका ये वाला निकल के आएगा। और अगर आप नॉर्मल फॉलो करोगे तो नॉर्मल वाले केस में आपके रेट एप्लीकेबल होंगे, बट उस केस में सरचार्ज लगेगा 1 करोड़ के बाद। तो ऑप्शन 1 में सरचार्ज 1 करोड़ के बाद है, ऑप्शन 2 में सरचार्ज जो है वो आपका स्टार्टिंग से एप्लीकेबल है, 10% सरचार्ज हर केस में लगेगा और 4% सेस हर केस में लगेगा। अब कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे आपको मैं दिखाता हूं जी। ये देखो जी, वो देखो 10AA, 3212 एडिशनल एप्रिसिएशन, 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस, वही देखो 33AB और ABA, 351212A13 वही जो हमने 115 BSc में की है, 352AA, 35AD और 35CCC, और देखो जी वही डिडक्शंस आपको सारी छोड़नी पड़ेंगी 80JJAA को छोड़ के। बच्चा कहता है सर 80CCD2 यहां लिखा ही नहीं है, यहां क्यों आएगा? वो तब होता है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है, वो होता ही इंडिविजुअल वाले केस में। ये काम किसका चल रहा है, सोसाइटी का। सोसाइटी वाले केस में 80CCD2 एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो जब एप्लीकेबल ही नहीं है तो यहां पे क्यों आएगा? ठीक है, बाकी चेक कर लो, ऑलमोस्ट वही है जी। और सैलरी के ध्यान रखना, वहां पे सैलरी के कई सारे पॉइंट्स थे, यहाँ पे सैलरी की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल की बात हो रही है, ये सोसाइटी की बात हो रही है। ठीक है जी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन 115 बीएडी का बना तो बात कर रहे हैं सोसाइटी की, अगर क्वेश्चन 115 बीएसी का बना तो बात कर रहे हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ की। ठीक है जी, तो ये आपके फाइनली जो हैं सोसाइटी के आपके टैक्स रेट आ रहे हैं जी। तो अब जाके हमने सारे टैक्स रेट कंप्लीट कर लिए, अब जाके हमने सारे टैक्स रेट कंप्लीट कर लिए। मैं आपसे एक बार हाथ जोड़ के, या हाथ जोड़ के या पैर पैर पकड़ के करूं, या नहीं पाप लगेगा हम? हाँ तो फिर हाथ जोड़ के ही कर लेता हूँ, क्योंकि कई बच्चे नालायक मेरी बात मानते नहीं है। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि एक बार अमेंडमेंट नोट्स जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, एक बार प्लीज प्लीज अमेंडमेंट नोट्स एक बार पढ़ लेना। अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी, अमेंडमेंट क्लास देख लेना। अगर वो देख लोगे तो आज की रिवीजन क्लास बहुत आसान बन जाएगी। अगर वो नहीं देखी, समझ में आपको फिर भी आएगा, नहीं कह रहा समझ में नहीं आया होगा, बट उसके बाद ना और क्लैरिटी हो जाएगी। करोगे पक्का? करोगे? नोट्स एक बार टेलीग्राम चैनल पे हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं सर ये समरी नोट्स दे दो। टेंशन मत लो सर, मुझे देखने दो आपकी परफॉर्मेंस। अभी अगर परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया चलती रही ना सर, मैंने क्या बोला, मैं आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। सर सही बता रहा हूँ, जान लगा दूंगा। आप एक बार, बस आप एक बार ये कह दो कि सर हम आपके साथ हैं। आप एक बार ये कह दो हम आपके साथ, दिल से कह दो आप। आपको देखना नोट्स, मैं आपको नोट्स, आप क्या याद रखोगे? ठीक है, बट मेरे को थोड़ा देखने दो बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या है, क्या रिवीजन कर रहे हैं, कितनी रिवीजन कर रहे हैं, ताकि मुझे पता तो लगे कि मेरी फैमिली के बच्चे कहाँ हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लो सर, अभी जो नोट्स आपके पास हैं उससे पढ़ते रहो। बहुत जल्दी एक गिफ्ट आपको दूंगा, बट वो डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। कितने बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं, कितने बच्चे घर से क्वेश्चन करके आते हैं, कितने नालायक बच्चे सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कितने बच्चे यहाँ पे बैठ के रिवीजन क्लास देखते हैं। उन सब के बेस पे जब मेरा लगेगा ना कि वाकई बच्चा मेहनत कर रहा है, तो मेरा भी दिल करेगा कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले आप वो काम करके दिखाओ। ठीक है जी,
तो एक बार आपने घर से पढ़ के आना है। तो अब जाके सारे हमारे टेक्स्ट के रेट कंप्लीट हो चुके हैं जी। नेक्स्ट क्लास में संडे को हमने चैप्टर नंबर 1 के, हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में संडे को शाम को 7 बजे चैप्टर नंबर 1 के हमने एमसीक्यूज करने हैं। उसके एमसीक्यूज का पीडीएफ मैं संडे को मॉर्निंग में या दोपहर को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उसमें उसके आंसर नहीं होंगे, हाँ जी, आंसर नहीं होंगे, आंसर हम यहीं डिस्कस करेंगे शाम को 7 बजे। आंसर हम यहीं डिस्कस करेंगे। फिर मंडे से शाम को 7 बजे हम रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मंडे को शाम को 7 बजे हम रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जो छोटे मोटे पॉइंट्स इस चैप्टर के बैलेंस बचे हैं वो कहीं ना कहीं, टेंशन मत लेना कि ये मत सोचना कि वो छूट गए हैं, छूटे नहीं है सर, ऑटोमेटिकली आने वाले चैप्टर्स में वो कहीं ना कहीं सारे खत्म हो जाएंगे। तो 95% सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 के हम रिवाइज कर चुके हैं। 5% जो हमारे बैलेंस बचे हैं आने वाले चैप्टर होंगे उसमें ऑटोमेटिकली वो कवर होते रहेंगे, आप उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो संडे को शाम को 7 बजे मुलाकात करेंगे जी एमसीक्यूज के साथ। उससे पहले एक बार फटाफट से रिवीजन कर लो, कहीं डाउट्स हो मुझे बताओ। आप घर से होमवर्क करके आओ, जो मैंने आज क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है जी। किसी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे बताना जी। बाकी संडे को हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करूंगा आप सारे क्वेश्चन सही करोगे जी, यहाँ पे बैठ के सबके आंसर सही होंगे। बाकी मंडे से फिर हम स्टार्ट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन। ठीक है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और फैमिली को जल्दी जल्दी बढ़ाओ, 90,000। मैं कहता हूँ हमारी फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली बने, और एक ऐसी फैमिली बने जो एकजुट होकर काम करे। और नालायक को लाइक के बटन ना ठोक दो, ठोक दो। बच्चा कह रहा है मोबाइल टूट जाएगा हमारा, अरे मतलब प्यार दो अच्छे से, ठीक है। और जो डिसलाइक वाले बच्चे हैं आप जरूर बता के जाओ क्या कमी है सर, आपका भाई जरूर इंप्रूव करेगा। मैं हमेशा 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 ये कहता हूँ मुझे मेरी कमी बताओ, मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप टेंशन मत लो जी। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन वाली क्लास में संडे को शाम को 7 बजे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो मुस्कुराते रहो जी। थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू।